हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आपका स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं एंड लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट मिले एंड आई एम सॉरी कि बैकग्राउंड वाइज थोड़ा सा लो था, क्योंकि मैं इस ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ से बैकग्राउंड वाइज बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस पार्ट में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, आप लोगों का थैंक यू सो मच जो इस तरह आप लोग मेरे साथ मैनेज कर लेते हैं। एंड मैं अगेन बता दूं आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट, तो प्लीज़ अपने प्यारे कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। एंड बहुत जल्दी मैं एक बहुत फ़नी और बहुत ही रोमांटिक वन शॉट टिप लाने वाली हूँ, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे आइडिया दिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं इस सीरीज़ को शुरू करती हूँ और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए माई गार्जियन इज़ माई हार्टलेस हस्बैंड का अगला पार्ट। और गाइस, पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह जब हमारे लानजान 18 साल के होते हैं, यानी कि प्रिंस होते हैं, तो वो एक लड़की से मिलते हैं जो कि 8 साल की होती है। उसका नाम फांग होता है और एक्सीडेंटली उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है। और लानजान ने उस टाइम उसका जिम्मा उठाया था, यानी लानजान जो होते हैं वो कहते हैं मैं इसका गार्जियन हूँ और ये जिम्मेदारी मेरी है। ये कहते हुए लानजान अपने गले का वो इम्पॉर्टेंट लॉकेट उस लड़की के गले में डाल देते हैं, जो सिर्फ ब्राइड के गले में जाना चाहिए। और लानजान को उस टाइम नहीं पता था कि उस लॉकेट की इम्पॉर्टेंस क्या थी, यानी वो एक धागा था, जो एक राजसी धागा था, जो गुसू की ब्राइड की पहचान थी। और हम देखते हैं कि हमारा जो लानजान होता है वो 8 साल की लड़की का गार्जियन तो बन जाता है, लेकिन इसके बाद वो लड़की राजसी अनाथालय में पहुंच जाती है। और इसके आगे हमें ये भी पता चलता है कि राजसी अनाथालय में प्रिंस की मुलाकात कभी भी दोबारा फांग से, यानी उस लड़की से नहीं होती है। और लड़की अपनी 18 साल की उम्र तक, यानी 19 साल तक पूरे उस अनाथ आश्रम में रहती है। इसके बाद 19वें साल उसे अनाथ आश्रम से तो निकाल दिया जाता है, लेकिन जब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंड मदर जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। एंड जस्ट मोमेंट बाद हमें ये पता चलता है कि वो फांग कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। उसका रियल नेम वी इंग है और वो बचपन से अपनी पहचान छिपा रहा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और ये वजह अभी हमें रिवील नहीं किया जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं बहुत ड्रामेटिक तरीके से जंगल में फांग की मुलाकात किंग से होती है, यानी किंग लानजान से होती है। और लानजान अब 29 साल के हो गए हैं, क्योंकि वी इंग और लानजान की उम्र में पूरे 10 साल का एज गैप है। और किंग से ड्रामेटिक तरीके से मुलाकात होती है। इसके बाद किंग उसे पकड़वा लेते हैं और रात से कैद खाने में डाल देते हैं। सीन शिफ्ट होकर वहां तक पहुंच गया था जहां किंग ने उसे अपना दासी बना लिया था। और पहली ही रात किंग जो होते हैं वो, यानी लानजान हमारा नोटी जो होता है, वो विंग के हाथ से खुद को सेटिस्फाई करता है। और लानजान ये महसूस करता है कि ये पहली बार हुआ है जब वो किसी के हाथ से टच करके खुद को ही सेटिस्फाई हो गया है। और इसके बाद लानजान की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि वो कभी स्माइल नहीं करता था, लेकिन विंग यानी फांग के बारे में सोचकर उसकी स्माइल भी आ जाती है और वो बहुत वेird हरकतें करता है। और पूरे राजमहल यानी गुसू के इलाके में ये खबर फैल गई होती है कि किंग बहुत वेird ही हरकत कर रहे हैं। कहीं किंग की सोल तो चेंज नहीं हो गई है। और एल्डर्स जो होते हैं वो लानजान से तो ये भी कह देते हैं कि सोल की चेंजिंग हो चुकी है, तो जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि उसकी सोल कहीं किसी और से चेंज तो नहीं हो गई है। और सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ हमारे म्यूट विंग को ये बात पता चल जाती है कि, यानी ये अफवाह सुनाई देती है कि किंग की सोल चेंज हो गई है। और इस वक्त किंग के शरीर के अंदर जिसकी सोल है वो कोई बुरी आत्मा है। और फिर विंग ये सोचता है कि इसलिए तो किंग जो है वो इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, यानी किंग ने उससे कहा था कि मुझे छुओ और मुझे टच करो, मुझे नीचे टच करो। ये बात विंग सोच रहा होता है, यानी उसको लगता है कि उसके किंग बहुत अच्छे हैं और वो अपने उसी 18 साल की उम्र के किंग को याद करती है जब वो 18 साल का था। इसलिए विंग इसी बात पर यकीन कर लेती है कि हमारे किंग तो इतनी वियर्ड बातें नहीं कहेंगे, इतनी गंदी बातें नहीं कहेंगे। ये ज़रूर वो जो गंदा सोल किंग के बॉडी के अंदर है उसने मुझसे काम करवाया होगा। और सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचता है जहां कुछ दासियां आकर विंग को कहती हैं कि विंग परमानेंट नाइट की दासी है, यानी परमानेंट वो किंग को सर्व करेगी। और जितनी दासियां होती हैं वो वार्निंग देती हैं कि
बीइंग अपना ख्याल रखे क्योंकि किंग किसी को छोड़ते नहीं है। अब ये अफवाह है कि सच है ये बात हमें भी नहीं बताया जाता है और बीइंग जो है वो अब बहुत ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि ऑलरेडी उसने सुना है कि किंग की बॉडी के अंदर किसी और की सोल है। इस बात से वो इतना डर रहा होता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है और नेक्स्ट मोमेंट उसे 11 बजे के आसपास किंग के आने की आवाज़ सुनाई देती है और रूल ये था कि लाइट सारी ऑफ करनी थी, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाना था, वो भी वहाँ जहाँ किंग बात लेते थे, यानी बाथ टब के पास हल्की रोशनी रखनी थी। और बीइंग ने डर के मारे वो सारा प्रोसेस किया था। किंग आए थे, किंग बाथ टब में बिना कपड़ों के पहुंच गए थे और किंग ने सामने अंधेरे में यानी हल्की मीडियम लाइट में उस लड़की को खड़े देखा, यानी हमारे बीइंग को खड़े देखा और किंग ने ये कोल्ड वे में कहा कि अगर फिर से मरना नहीं है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। किंग ने एक भी कपड़ा नहीं पहना था और ये बात किंग को बहुत अच्छे से पता थी कि वो अभी भी एक भी कपड़े में नहीं है। और हम देखते हैं कि बीइंग जो होता है वो डरते डरते आगे आ रहा होता है और वो मन में उस गंदी सोल को गालियाँ दे रहा होता है, ये कमीना कहीं का ये हमारे किंग के अंदर आ गया है और अब ये मुझसे गंदी गंदी हरकतें करवाएगा। किंग होते तो वो मुझसे वहाँ छूने के लिए नहीं कहते, लेकिन मैं पक्का कह रहा हूँ कि इसकी इतनी गंदी आत्मा है कि ये ज़रूर मुझे नीचे छूने के लिए कहेगा। और वो डरते डरते बीइंग अपने कदम बढ़ाता है और बीइंग जो होता है वो बाथ टब के पास आकर बैठ जाता है और अपना कांपता हुआ हाथ जो होता है वो लांचान के सीने पर रखता है जो पानी के अंदर था। ऊपर फ्लावर सारे तैर रहे होते हैं। लांचान ने आंख बंद की थी और उसने मन में सोचा था ये सुकून ये बहुत ही प्यारा है, ये बहुत ही हॉट है, यानी कि वो बहुत ही अंदर से कामुक करने वाला है। यानी कि उसने बीइंग के टच को कहा था और उसने बीइंग की तरफ देखा। बीइंग ये महसूस कर सकता था कि वो किंग जो है वो उसे देख रहा है और बीइंग की नज़रें नीची थी। हालांकि बीइंग जानता था कि वो अगर किंग को देखने की कोशिश करेगा तो भी वो किंग को नहीं देख पाएगा। वजह यह थी कि लाइट बहुत डिम थी और किंग ने उसके कोमल हाथों को महसूस किया था। एक बार फिर किंग की कामुकता जागने लगी थी, यानी कि हमारे लांचान को वो सब महसूस होने लगा था जो एक किसी लड़की के साथ इंटीमेट होते टाइम महसूस होता है। यानी कि लांचान खुद को टाइट महसूस कर रहा था और वो मन में पिछली नाइट की सारी बातें याद करता है कि अगर किसी लड़की के छूने से इतना सब कुछ हो सकता है तो अगर वो सच में मुझे सेटिस्फाई करना चाहेगी तो मुझे क्या फील होगा। और लांचान ये सारी बातें सोच रहा होता है। इवन बीइंग को तभी ये भी नहीं पता है कि पिछली रात उसके साथ क्या क्या हो गया है, यानी किंग ने उसके साथ क्या क्या कर लिया है। और हम देखते हैं किंग ये सोचकर मुस्कुराता है और बीइंग जो होता है वो उसे नहला रहा होता है, उसके सीने पर अपना हाथ फेर रहा होता है और बीइंग ये सोच रहा होता है इस गंदी आत्मा रुक क्यों गई, ये अभी मुझसे बोलेगी, मतलब ये आत्मा मुझसे कहेगी कि मैं नीचे हाथ लगाऊं तो अगर उसने ऐसा कहा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये किंग नहीं है और ये उसकी गंदी आत्मा है। उसने ये कहा था गाइस बीइंग के बाल पूरी तरह खुले थे क्योंकि बीइंग के पास कोई भी जेट नहीं था, यानी कि बालों को कवर करने के लिए जो जेट एक ही था वो अभी हमारे किंग के पास और बीइंग के बाल खुले थे। बीइंग अपने हाथ तो फहरा रहा था लेकिन उसके बाल पूरे उसके आगे आ रहे थे और वो बार बार अपने बालों से परेशान हो रहा था। किंग आंख बंद करके जो अभी लेटा था वो धीरे से अपनी नज़रें घुमाता है और बीइंग की तरफ देखता है और गाइस हम देखते हैं बीइंग जो होता है वो यही सब सोच रहा होता है और तभी किंग कुछ ऐसा कहते हैं जिससे बीइंग के होश उड़ जाते हैं। फांग मैं पूरी तरह से रेडी हूँ तो तुम अपने हाथों से मुझे सेटिस्फाई करोगी, ये बात लांचान ने कही थी और बीइंग के कदम लड़खड़ा गए थे। गाइस वो डर के मारे पीछे हट गया था और वो गिर गया था। लांचान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कल तुम बेहोश हुई थी और मैंने तुम्हें बचा दिया ये सोच कर कि ठीक है आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि रोज़ रोज़ मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम जो मैं कहता हूँ उसे फॉलो करोगी। और हम देखते हैं बीइंग जो होता है वो मन में सोच रहा होता है ये बुरी आत्मा पागल हो गई है क्या ये इतनी कामुक आत्मा कैसे हो सकती है, मतलब बुरी आत्माएं भी इतनी कामुक होती हैं, ये मेरे किंग नहीं हो सकते गाइस। जबकि हम जानते हैं वो लांचान ही है और वो बीइंग के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। इवन उसने कभी किसी के साथ कामुकता के इस हद तक महसूस नहीं किया, ना वो किसी के साथ कभी इंटीमेट हुआ था और ऑल ओवर बीइंग ही उसकी ज़िंदगी में ऐसा था पहला था जिसके साथ लांचान इंटीमेट होना चाहता था और वो बीइंग के हाथों से खुद को सेटिस्फाई करना चाहता था। लेकिन अभी उसने जो डिमांड की थी वो बहुत ही हॉरिबल और बहुत ही डरावनी थी। किसके लिए? बीइंग के लिए। और बीइंग जो होता है वो बहुत डर रहा होता है और वो पीछे
भाग गया होता है और गाइस वो पसीने से पूरा तर हो गया होता है। ऑलरेडी उसने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था और हम देखते हैं लान चान उसकी तरफ देखता है और लान चान मन में सोचता है किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुझे कोई भी बात 2 बार कहनी पड़े, और ये एक ऐसी लड़की है जिससे मुझे बार बार बोलना पड़ता है तुम खूबसूरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार इतनी देर तक करूँगा। मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है। तुम एक दासी हो और अपनी लिमिट्स मत भूलो, यानी अपनी सीमाएं मत भूलो। जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करो। लान चान ने एक बार फिर कोल्ड नज़रों से कहा था और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ऑलरेडी तुमने बहुत सारी अफवाहें इस बारे में सुन ली होगी। और विंग को उस दासी की बात याद आई थी कि उस दासी ने कहा था कि जो भी किंग के पास जाता है वो बीमार हो जाता है, यानी वो दासी बीमार हो जाती है। किंग इतना बुरा काम करते हैं और विंग जो होता है वो मन में सोचता है कुछ और बुरा करे, इससे अच्छा है कि मैं इतना ही कर लूँ। और विंग जो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा विंग बोल नहीं पाता है और लान चान जो होता है वो बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि विंग बोल नहीं पाता है। लान चान ने डेविलिश स्माइल दी थी। ठीक है, अच्छी, चलो काम पर लग जाओ, लान चान ने ये कहा था। एक बार फिर उसने अपनी आंख बंद की थी और अपना सर जो है वो पीछे बाथटब पर टिका दिया था। विंग जो होता है वो डरते डरते फिर से उठता है और वो धीरे धीरे आगे आता है। बैठ जाओ, उसने ये कहा था और विंग फिर से बैठ गया था। अपने हाथ आगे लाओ, लान चान ने कहा था। मुझको छुओ, यानी मेरे सीने पर रखो। विंग ने अपने हाथ रख दिए थे। अब नीचे ले जाओ। ये बात फिर से लान चान ने कही थी। हमेशा की तरह वो उसे इस तरह ऑर्डर दे रहा था, गंदी गंदी चीज़ें करवा रहा था और हमारा विंग जो होता है वो मन में उसे बहुत सारी गालियाँ दे रहा होता है। कुत्ता, कमीना कहीं का, ये मेरे किंग की इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। इस आत्मा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तांत्रिक बाबा से मिलकर इस बुरी आत्मा को बाहर भगाऊंगी, उसने ये कहा था गाइस। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो एक बार फिर अपनी आंखें खोलता है। इस बार लान चान को गुस्सा आया था और उसने विंग के बालों को पकड़कर उसे पीछे को ढकेल दिया, यानी पीछे खींच लिया था और विंग के बाल पीछे खींचने लगे थे। और हम देखते हैं विंग की आंखों से डर के मारे आंसू निकलने लगते हैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, और मुझे एक चीज़ बार बार कहने की आदत नहीं है। इस पूरे महल में तुम एक लौती हो जो मुझसे इतनी बार कहलवाती हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, ये तुम्हारा कत्ल कर दूं। जो मैं कह रहा हूँ उसे करो। लान चान ने ये बात कही थी और विंग जो होता है वो पूरी तरह से रोने लगा होता है और लान चान उसे बहुत झटके से छोड़ता है। विंग पीछे को गिरता है। चलो अब शुरू हो जाओ, लान चान ने उससे ये कहा था। और हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो अपने कांपते हुए हाथ जो होता है वो लान चान के आगे ले जाता है और वो हाथ पहले एक बार फिर लान चान के सीने पर रखता है। और विंग महसूस कर रहा होता है कि किंग की स्किन बहुत ही नरम है, लेकिन क्या ही फ़ायदा, उसकी सोल के अंदर तो एक बुरी आत्मा है। और ये सोचते हुए विंग रो रो कर अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा होता है। और गाइस हम देखते हैं कि आखिरकार विंग अपने हाथ उसके कमर तक ले गया था और लान चान ने एक बार फिर बहुत कोल्ड अंदाज में कहा कि और नीचे। और एक बार फिर विंग का दिल धड़का था और एक बार फिर विंग ने उसे गाली दी थी। और ये सोचते हुए विंग ने सोचा कि इससे पहले ये मुझसे और गंदा काम करवाए, क्यों ना मैं यही कर लूँ, इससे मैं बच तो सकता हूँ ना। ये सोचते हुए विंग ने अपने हाथ जो है वो नीचे किए थे, यानी अपने हाथ नीचे सरकाए थे और लान चान की बॉडी में इन पार्ट को उसने छुआ था। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है ये क्या है, ये इतना टाइट, उसने ये कहा था। और ये सोचते हुए विंग फिर से पीछे एक झटके से हटा था। लान चान मुस्कुराया था, यानी उसने डेविलिश स्माइल दी थी। वो कल रात जब विंग के साथ बेहोशी में वो सब विंग से करवा रहा था तभी उसने इमेजिन कर लिया था कि उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा लान चान ने उम्मीद की थी। और लान चान ने अभी डेविलिश स्माइल दी थी क्योंकि विंग डर के मारे पीछे हट गया था, यानी वो सोच रहा था कि वो इतना टाइट और इतना हार्ड कैसे हो सकता है, यानी किंग बहुत ही हार्ड, उसके अंदर बुरी आत्मा है क्या। इसकी वजह से विंग मन में ये सोच रहा होता है कि उसके शरीर के अंदर एक बुरी आत्मा है क्या, उसकी वजह से वो इतना टाइट है और इतना हार्ड है और इतना लॉन्ग, उसने ये कहा था, यानी उसने हल्के से ही छुआ था। लेकिन विंग ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि लान चान बहुत हार्ड है और बहुत ही लॉन्ग उसका बॉडी पार्ट है। यानी गाइस आप लोग तो समझ सकते हैं कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। और
वो पूरी तरीके से स्कैर्ड होता है, यानी वो पूरी तरीके से डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि लांचान ने खुद को जीता हुआ महसूस किया था, क्योंकि उसने ऐसे ही कुछ इमेजिन किया था कि विंग का रिएक्शन कुछ ऐसे ही आने वाला है। और लांचान जो होता है वो उसकी तरफ घूमता है और कहता है, मैंने ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो तुमसे नहीं की थी, एटलीस्ट तुम्हें तो इसकी आदत होनी ही चाहिए। लांचान ने कहा था। विंग ने उसे घूर कर देखा था। उसका क्या मतलब है आदत होना चाहिए? कमीना आत्मा, और ये कहाँ से मेरे किंग की बॉडी में आ गया है? खुद की हरकतें नहीं देखता, नीच कहीं का, और मुझसे बोल रहा है कि मुझे आदत होनी चाहिए। भला मुझे कैसी आदत होगी? मैं कौन सा रोज़ सबको ऐसे छूता फिरता हूँ, और इस तरह गंदे काम तो तुम जैसी बुरी आत्मा ही कर सकती। यानी विंग ने उसे सुना दिया था कैसे मन ही मन में, क्योंकि हमारा म्यूट विंग कुछ बोल तो पाता नहीं है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। उसने इतनी हार्ड चीज़ को हाथ जो लगा लिया था। और लांचान जो होता है वो उससे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें खुद से मेरे करीब नहीं आना है तो मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लांचान ने उसे धमकी दी थी, और विंग जो होता है वो कांपते हुए उसे देख रहा होता। वो मन में सोचता है कि इतना हार्ड, अगर वो कुछ और करने बोला तो मैं क्या करूँगा, और जाहिर सी बात है मैं उसे छूँगा तो वो कामुक महसूस करेगा, और मैं तो लड़की भी नहीं हूँ, मैं उसे सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता। वो मुझे मार डालेगा, बुरी आत्मा, और वो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करने का सोच रहा है। उसने एक ही मिनट में बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी। और हम देखते हैं कि हमारा लांचान अब उठ खड़ा हुआ था, यानी कि वो पूरी तरीके से खुली बॉडी में था, और वो उठ खड़ा हुआ था। और विंग जो होता है वो अभी भी मन में यही बात सोच रहा होता है कि ये इतना बेशरम कैसे हो सकता है, और विंग साथ के साथ बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और गाइस हम देखते हैं लांचान जो होता है वो बाथटब से निकलता है और धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है। एक कदम विंग की धड़कनें धक बोलती है, 2 कदम विंग की धड़कनें धक धक बोलती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। इस तरह किंग को अपने सामने देखकर। गाइस अंधेरा था, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी, लेकिन विंग फिर भी किंग को इतना तो देख ही सकता था कि वो नंगा है और वो पूरी तरह से रेडी है, यानी कि लांचान के पास कोई भी कपड़ा नहीं है और लांचान पूरी तरह रेडी है, यानी कि उसका बॉडी पार्ट पूरी तरह से हार्ड था और वो पूरी तरह से एक्टिव था। और विंग जो होता है वो पीछे सरकने लगता है, यानी कि वो अभी ज़मीन पर पड़ा होता है, लेकिन उसको आगे देखकर वो पीछे सरकने लगता है। और विंग का हाथ मोमबत्ती पर पड़ जाता है, और मोमबत्ती की आग की वजह से वो जल जाता है, और विंग बहुत तेज़ से अपने हाथ को पकड़ लेता है। मोमबत्ती तो बुझ जाती है, यानी पूरी तरह से नाइट हो गई होती है, और विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा जल गया होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और पूरे कमरे में घोर गुप्त अंधेरा हो जाता है, और विंग और ज़्यादा डरता है। ऑलरेडी विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंधेरे से डरता है, यानी उसे बचपन से कुछ उसके बहुत बुरी तरह से उसके साथ कुछ हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा अंधेरे से डरता है। ऑलरेडी उसका हाथ तो जला हुआ था, लेकिन अंधेरा उसके लिए और ज़्यादा डरावना था। और सामने जो किंग थे, यानी अंदाजे से उसने सोचा कि किंग सामने खड़े होंगे। किंग जो था वो ऑलरेडी विंग को लगता था कि उसके अंदर बुरी आत्मा है और वो उसके साथ बहुत बुरा करेगा। ये सारा माहौल इतना डरावना था कि विंग बहुत ज़्यादा ही हैरान था, बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। और फिर जाके विंग को महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, और हमारा विंग हैरान होता है और कोई विंग के हाथ को पकड़ता है, और वो कोई और नहीं बल्कि किंग ही होता है। वो बहुत नरमी से विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग का लेफ्ट हैंड जला था मोमबत्ती से। किंग जो होता है वो उस पर फूंक मारता है, और उसकी फूंक की गर्माहट से हाथ जो जला था उसमें थोड़ा सा तेज़ लगता है, और विंग एक बार फिर आंसू निकाल देता है, यानी कि वो बोल तो पाता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से वो आंसू निकाल देता है। और लांचान किंग को ये पता चल जाता है कि उसका लेफ्ट हैंड जला है, और वो उसका लेफ्ट हैंड छोड़ देता है। लांचान अभी घुटनों के बल उसके पास बैठा था, यानी विंग जो होता है वो ज़मीन पे पड़ा होता है, उसके दोनों हाथ बैक साइड पे ज़मीन पे टिके होते हैं, और लांचान हमारा जो होता है वो घुटनों के बल वहीं बैठा होता है। और इसके बाद वो विंग के राइट, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसका लेफ्ट हैंड जला है, फूंक मारकर वो अंदाज़ा लगा चुका था, इसलिए उसने उसके लेफ्ट हैंड को छोड़ दिया। और इसके बाद किंग ने उसके राइट हैंड को पकड़ा, और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, जिसके कांपने के सरसराहट को लांचान बहुत अच्छे से महसूस कर रहा होता है। और लांचान इससे और ज़्यादा खुश हो रहा होता है, यानी कि वो उसे यही चाहता था कि उसके साथ ये सब हो, और
हम देखते हैं विंग इतना डर रहा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो सोचता है कि ये मेरे राइट हैंड को कहीं तोड़ने तो नहीं जा रहा है। यानी विंग ये सारी इमेजिनेशन मन में कर रहा होता है, और लान चान उसके राइट हैंड को पकड़ता है और उसके हाथ को मरोड़ता है, और विंग मन में कहता है मेरा हाथ गया। उसने ये सोचा कि मेरा हाथ गया, लेकिन लान चान ने जो कुछ किया वो विंग के लिए बहुत ही वेट था। लान चान ने उसका राइट हैंड पकड़ा और अपने लोअर पार्ट पे उसके राइट हैंड को रख दिया, और विंग का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। विंग की आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो सोचता ये इतना टाइट तो वो था, यानी कि थोड़ी देर पहले विंग ने जो कुछ भी छुआ था वो टाइट था, और अभी किंग जो होता है वो जिस चीज़ को उसने विंग के हाथ में दिया था वो भी बहुत टाइट था। विंग समझ गया था ये कुछ और नहीं बल्कि उसने अपने पार्ट को मेरे हाथ में दिया है, और एक बार फिर विंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। ये पक्का बुरी आत्मा इसकी बॉडी में आ गई है और इतनी गंदी हरकतें वो करवा रही है। मैं इस आत्मा को छोड़ूंगा नहीं, एक बार मुझे मौका मिलने दो और मैं क्या करूं, भगवान मुझे अभी बचा ले, इस मोटी और टाइट चीज़ से मुझे बचा ले। वो बार बार यही सोच रहा होता है। और अगर इस किंग ने कुछ और कर दिया तो, यानी लान चान ने अगर कुछ और कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो लड़की भी नहीं हूँ। वो इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और जहाँ दूसरी तरफ लान चान पूरी तरह खुद को बहुत सुकून में महसूस कर रहा होता है, और उसने खुद के हाथ से ही, यानी उसने विंग के हाथ को पकड़कर अपनी चीज़ पर रखा था, और वो खुद से ही विंग के हाथ को मोमेंट करने लगा था, यानी जैसे उसने पिछली रात की थी। और विंग हमारा इस बात से बहुत हैरान था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये बहुत गंदा है, उसने ये कहा था, ये बहुत गंदा है। वो काँप रहा था, वो पूरी तरह से काँप रहा था। गाइस, अगर उसके पास अभी मरने का ऑप्शन होता तो वो मरना पसंद करता, लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के साथ इस तरह करना पसंद नहीं करता। मैं क्या मुँह दिखाऊंगा अपने किंग को, अगर कभी उनसे मेरा सामना हो गया। मैं तो उन्हें प्यार करता हूँ और ये बुरी आत्मा मेरी इज्जत से खेल रहा है। विंग ने ये मन में सोचा था, हालांकि इज्जत से वो बुरी आत्मा नहीं खेल रहा बल्कि उसकी इज्जत, यानी किंग की इज्जत तो इस वक्त विंग के हाथ में थी। लेकिन विंग जो होता है वो क्या क्या इमेजिन कर रहा होता है, मैं किंग को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इसने मेरे साथ आज सब कुछ कर लिया। और ये सारी बातें सोच के डर रहा होता है। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो पूरी तरह आनंद में था, और लान चान ने उसके हाथ के मूवमेंट को और तेज कर दिया। विंग तो काँप रहा था, और लान चान जितना वो काँप रहा था उतना ही विंग के हाथ के मूवमेंट को स्पीड अप कर रहा था, और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। और गाइस, हम देखते हैं पूरे 20 मिनट के बाद लान चान ने खुद को रिलीज़ किया था, और इस बार लान चान का पूरा लिक्विड विंग के हाथ पर आ गया था, यानी विंग के हाथ में था, पूरा चिपचिपा लिक्विड था। विंग ने कहा उसने मन में इतनी उसे घिन आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो लिक्विड उस सोल की है, यानी गंदी सोल की है। अब वो क्या करेगा, इतनी गंदी चीज़ उसे लगी, उसने कहा था। और गाइस, हम देखते हैं कि जैसे लान चान जो होता है वो उसके मुंह को पकड़ता है और कहता है अब तुम देखो आगे क्या होता है। लान चान ने ये कहा था और विंग को घसीटा था, यानी विंग के बालों को घसीटा था। अभी भी उसका कोई इरादा नहीं था कि वो उस विंग को छोड़ देता, लेकिन गाइस, हम जानते हैं विंग ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, और इस तरह का बर्ताव और इस तरह डर का माहौल, विंग जो होता है वो एक बार फिर बेहोश हो गया था। और लान चान जब विंग को बेजान देखता है तो एक बार उसके गालों पर हाथ मारता है, यानी कहता है कि हे फांग उठ जाओ। उसने ये कहा था, और हम देखते हैं तुम आज भी बेहोश हो गए, यानी कि तुम आज भी मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं वो जो विंग होता है वो पूरी तरह से बेहोश हो गया होता है। लान चान ने उसे वहीं छोड़ दिया था। एक बार फिर उसने शावर को कंप्लीट किया, अपने कपड़े पहने, और जो कि 3-4 लेयर में थे वाइट कलर के, और उसने विंग को गोद में उठाया। अगेन उसने विंग को अपने बेड पर पटक दिया था, यानी उसे अपने बेड पर लिटा लिया था। वो पूरी तरह से सेटिस्फाई था, और उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो पूरी तरह से उसके हाथ से सेटिस्फाई हो गया है। और एक बार फिर लान चान ने सोचा, जो लड़की अपने हाथ से मुझे इतना सेटिस्फाई कर सकती है वो पूरी तरह से कितना मुझे सेटिस्फाई करेगी। ये सोचते हुए उसके मन में एक डेवली से स्माइल निकली थी, और उसका चेहरा भी खिल उठा था। और लान चान की नज़र जब भी इनके हाथ पर जाती है, उसके हाथ में अभी भी वो वाइट कलर का चिपचिपा था। लान चान मन में सोचता है क्या होगा अगर वो चीज़ मैं उसके अंदर रिलीज करूँ। और ये सोचते हुए लान चान ने वेट महसूस की, यानी कि
उसने वेट फील किया और वो ब्लश करने लगा था। और गाइस हम देखते हैं लान चान के अंदर ये चेंजेस कब आए लान चान को खुद भी नहीं पता चल रहा था। हालांकि वो जानता है कि वो किसी से इस तरह अट्रैक्ट नहीं होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि विंग लान चान की ज़िंदगी में इससे पहले कोई भी नहीं आया था। अफवाह क्यों थी वो हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन लान चान पहली बार किसी के हाथ से लान चान ने खुद को रिलीज़ किया था। और ये पहली बार था जब उसने इस तरह की कोई सुख को अनुभूति उसने किया था, यानी किसी आनंद को उसने लेना चाहा था। और फांग ही एक ऐसी लड़की उसकी नज़रों में थी जो अपने हाथों से भी उसे सेटिस्फाई कर सकती थी। और हम जानते हैं कि वो 2 दिन से बराबर उसके हाथों से सेटिस्फाई होता आ रहा था। और गाइस अगले दिन जब लान चान की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो विंग के बगल में लेटा सो रहा था और विंग को अभी भी होश नहीं आया था। लान चान ने याद किया कि एक दिन पहले भी वो इसी तरह बेहोश हुई थी और उसे होश नहीं आया था। नहीं पता वो दिन में कब होश में आई, लेकिन आज भी वो बेहोश ही है। और वो रोज़ बेहोश क्यों हो जाती है? पहले दिन तो मैं समझ सकता था, लेकिन दूसरे दिन वो बेहोश क्यों हुई? लान चान ये बातें सोच रहा था। लान चान की नज़र अगेन विंग के हाथ पर जाती है जो अभी भी हल्का लिक्विड था, काफ़ी कुछ सूख चुका था लेकिन अभी भी चिपचिपा था। लान चान ने डेविलिश स्माइल दी थी और इस बार उसने फांग को जगाने की कोशिश की, यानी फांग के चेहरे पर अपना हाथ मारा था और उसने उसे उठाने की कोशिश की थी। लान चान को फिक्र नहीं थी, आज अगर वो उसका चेहरा देख भी लेती थी कोई गम नहीं था। हालांकि लान चान इस बात से क्यूरियस था कि वो लड़की उसका चेहरा क्यों देखना चाहती थी। ये कितनी अजीब सी ख्वाहिश थी, इसलिए लान चान उसके सामने इतनी आसानी से तो नहीं आना चाहता था। लान चान को नहीं पता था कि वो लड़की अभी उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। क्या वो सिर्फ दासी है, या फिर वो एक ऐसी लड़की जो उसे सेटिस्फाई कर सकती है, और या फिर लान चान उसे पसंद करने लगा है, या फिर लान चान उसे प्यार करता है। लान चान को अभी कुछ भी नहीं पता है कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है या फिर क्या है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन लान चान के लिए वो एक ऐसा खिलौना थी जिससे लान चान खुश हो सकता था और लान चान ने उसे जगाने की कोशिश की थी। हम देखते हैं उसे विंग को अभी भी होश नहीं आया हुआ होता है। अब लान चान उसके लिए परेशान था, उसने 2 बार उसे पुकारा और फिर जब उसे होश नहीं आया तो लान चान ने गुस्से में कहा, बाहर में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुम मर भी जाओगे तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि तुम मर जाओगे तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। ये कहते हुए लान चान वहाँ से चला गया था और सुबह वो जहाँ बात लेता था, यानी सुबह वो जहाँ नहाता था वो उस तरफ गया था और सुबह उसे दूसरी दासियाँ नहलाती थी और वो दासियाँ उसे नहलाने लगी थी। लान चान ने अपना कमरा तो छोड़ दिया था लेकिन उसका मन वहीं लगा हुआ था। क्या वो उठ गई होगी, यानी उसे होश आ गया होगा। लान चान ये सारी बातें सोच रहा होता है और जब लान चान नहाकर पूरे 1 घंटे बाद वापस आता है तो एक बार फिर वो कमरे का माहौल बहुत शांत देखता है, यानी विंग को अभी भी होश नहीं आया हुआ होता है। गाइस हम ये जानते हैं कि विंग ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी और इसी वजह से वो इस बार बेहोश हुआ था। लेकिन लान चान को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे क्या पता कि इंसान को खाने की भी ज़रूरत है, वो तो बस क्रूर किंग था। और हम देखते हैं लान चान जब वापस आया तो उसने विंग को उसी पोजीशन पे पाया जिस पोजीशन पे वो विंग को छोड़कर गया था। और इस बार लान चान को बहुत गुस्सा आया था, बहुत इरिटेट फील हुआ था और वो चिल्लाकर बोला था फांग की तरफ पहुंचकर, तुम वही करती हो जो मुझे पसंद नहीं आता है और जो मैं करने के लिए बोलता हूँ वो तुम कभी नहीं करती। और ये कहते हुए लान चान गुस्से में बाहर की तरफ आया था। उसने सिपाही से कहा शाही चिकित्सक को मेरे कमरे में भेजा जाए। उसने ये कह दिया था, लेकिन लान चान को ये भी नहीं पता थी कि वो क्या चीज़ थी जो उसे इतनी परेशान कर रही थी। थोड़ी देर पहले तो उसने ही कहा था कि अगर तुम मर भी जाओगी तो मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किंग, इस लड़की ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मीन खाने का एक भी दाना इसके पेट में नहीं गया है, जिसकी वजह से ये बहुत कमज़ोर हो गई है। और अगर इस तरह वो पूरा दिन आज नहीं खाएगी तो इसे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और बेहोश भी वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। और लान चान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो यहाँ कितने दिन पहले आई थी? लान चान ने मन में सोचा लगभग 4 दिन पहले, और 4 दिन पहले उसे यहाँ लाया गया था। इसके बाद क्या उसने खाया? लान चान ने एक उससे सवाल किया था, लेकिन वो खाती कैसे? 2 दिन से तो वो लान चान के कमरे में थी और लान चान के कमरे में आने की हिम्मत तो कोई नहीं कर सकता था और ना उसे बाहर जाने की इजाज़त थी। वो कैसे खाती? लान चान ने तो किसी से कहा भी नहीं था और 2 दिन तो वो अपने कच्छ में रही। क्या लान चान ने किसी से कहा था कि उसके लिए खाना भिजवाया जाए? लान चान ने अपने ऊपर सवाल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और लान चान समझ गया था कि वो
वो उसकी वजह से लान चान था, क्योंकि लान चान ने उसे खाने का मौका दिया ही नहीं था, तो वो खाती कहाँ से। और लान चान ने चिकित्सक से कहा कि उसे फिलहाल जो ज़रूरत है वो दवाइयाँ दे दें और अब से वो उसके खाने का ध्यान रखेगा। और चिकित्सक जो होते हैं वो हैरानी से किंग की तरफ देखते हैं। चिकित्सक जानते हैं वो सामने पड़ी लड़की सिर्फ और सिर्फ एक दासी है, लेकिन किंग के अंदर इतना बदलाव तो उसने कभी नहीं देखा था। वो क्यों सफाई दे रहे थे चिकित्सक को कि मैं इसका ख्याल रखूंगा, किंग को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और किंग ने हैरानी से लान चान की तरफ देखा, और लान चान ने जब देखा कि किंग उसे घूर रहे हैं तो लान चान ने इरिटेट होते हुए कहा, यानी गुस्सा करते हुए कहा कि और मैं क्या करूं, अब उसने खाया ही नहीं तो मैं क्या करूं। उसने ये कहा था, और आप ये मत कहने लगना कि मैं अजीब हरकतें कर रहा हूं, जैसे सारे महल के लोग बोल रहे हैं वैसे आप भी मत बाहर जाकर ये बताने लगना कि मेरे अंदर बदलाव हुए हैं और मेरी आत्मा जो सोल है वो बदल गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अब जाओ यहाँ से। उसने ये कहा था। यानी कि किंग जो होता है वो चिकित्सक को हैरान होते हुए देखता है तो वो मन में समझ जाता है कि चिकित्सक भी यही बात सोच रहा है कि उसकी सोल चेंज हुई है, इसलिए वो किसी की फिक्र कर रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा क्रूर था। और चिकित्सक के जाने के बाद लान चान सोफे पर बेड पर बैठ जाता है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, ये बहुत बुरा हो रहा है, मेरी इमेज खराब हो रही है। जहाँ लोग मुझसे डरते थे अब मेरे वियर्ड हरकतों से वो हैरान होकर मेरी शक्ल देखते हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फांग, तुम्हें होश आने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लान चान ने ये कहा था और हम देखते हैं लान चान चिकित्सक जो पाउडर देकर जाते हैं। लान चान ने एक दासी को बुलाया था और ये कहा था कि उसे फीड कर दे, यानी उस दासी से कहा था कि इसे ये दवाइयाँ खिला दे। लान चान दासी से इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगेन वो दासी बहुत हैरान होती है, क्योंकि किंग पहली बार किसी के लिए वरिज हो रहे थे और किंग ने पहली बार इस तरह कहा था कि उसे दवाइयाँ फीड कर दे। और बाकी दासियों ने किंग की बात को वैसे ही माना जैसे किंग ने कहा था। और हम देखते हैं कि बाकी दासियां जो होती हैं वो विंग को दवाई पिला देती हैं, यानी कि पानी में घोलकर उसके मुंह में डाल दिया गया था। और 4-5 घंटे बाद चिकित्सक जो होते हैं उन्होंने कहा था कि 4-5 घंटे बाद होश आ सकता है। और हम देखते हैं लान चान अपने कामों में लग जाते हैं और अगेन लान चान का गुप्त कमरे में डिस्कस दिखाते हैं सेनापति के साथ, जहाँ सेनापति कह रहे होते हैं कि कोई गुप्तचर साउथ की तरफ से आया है, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो साउथ की तरफ से ही आया है, लेकिन हमें ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें बताया गया है कि वो साउथ की तरफ से आया है। और अब हम क्या करेंगे, हम उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो गुप्तचर किसी ऐसे वेश में है जो हम इंसानों की तरह है, और इस तरह हम उसे कैसे तलाश करेंगे। हम इस तरह तो हम इंसानों के बीच नहीं जा सकते हैं। और ये तो पक्का है कि कोई राजसी महल का आदमी उस गुप्तचर से मिला है जो हमारे दुश्मनों को, यानी दुश्मनी इलाके को खबर दे रहा है। सेनापति ने सारी बात लान चान से कही थी। हम साउथ इलाके का दौरा करेंगे। इस बार लान चान ने ये बात कही थी कि हम साउथ इलाके का दौरा करेंगे, यानी लान चान अब खुद जाना चाहता था और पता लगाना चाहता था कि आखिर राजसी महल का कौन सा इंसान है जो दुश्मनों से मिला हुआ है, और आखिर वो बाहरी गुप्तचर किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन किंग आप ये क्या कह रहे हैं, हम कैसे जाएंगे, यानी कि आप तो किंग है, आप इंसानों के बीच कैसे जा सकते हैं। मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन आप इस तरह नहीं जा सकते। आप किंग के बेस में तो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं जा सकते हैं। और लान चान कहता है, मैंने कब कहा कि मैं किंग के बेस में जाऊँगा, मैं आम इंसानों के बेस में भी जा सकता हूँ, तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो तो तुम चल सकते हो मेरे साथ, मेरी सुरक्षा के लिए, ताकि तुम्हें तसल्ली रहे। लान चान ने ये कहा था। और सेनापति ने हैरानी से लान चान की तरफ देखा। सेनापति मन में सोचते हैं वो इतनी आसानी से बात कैसे मान रहे हैं। और लान चान जब देखता है कि सेनापति उसे घूर रहे हैं तो लान चान कोल्ड वे में कहता है, अब ये मत कहना कि मैं बदल रहा हूँ और मेरे अंदर बुरी आत्मा की सोल है वो इस तरह की बातें कर रही है, या फिर वो आसानी से बात मान रही है। और सेनापति हक्का बक्का रहते हैं। वो मन में तो अभी यही बात सोच रहे होते हैं कि आखिर किंग इतनी आसानी से सारी बातें कैसे मान रहे हैं। और गाइस हम देखते हैं किंग ने फैसला कर लिया था कि वो वेश बदलकर आम इंसानों के बीच जाएंगे, यानी कि
वेश बदलकर वो आम इंसानों के बीच जाने वाले थे और वो गुसू के दक्षिणी इलाके में जाने वाले थे, जहाँ से खबर मिली थी कि कोई गुप्तचर शाही लोगों की मदद से यहाँ की खबर वहाँ कर रहा है, यानी कि दुश्मनी एरिया में वो सारी खबर फैला रहा है। और लानसान जो होता है वो आम इंसान का वेश बना लेता है। अगेन उसने व्हाइट कलर का ही कपड़ा पहना था जो गुसू के नियमों में था, लेकिन वो आम इंसान के वेश में था और सेनापति भी आम इंसान के वेश में था। सर, हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ क्या करेंगे? आलू बेचेंगे और क्या? लानसान ने ये कहा था, यानी वो आलू बेचने यानी एक व्यापारी के वेश में जो है मार्केट में निकले थे, यानी कि दक्षिणी गुसू के दक्षिणी एरिया में निकले थे और सेनापति को लानसान ने आलू बेचने के काम पे लगा दिया था। तुम यहाँ आलू बेचोगे और क्या? और आप क्या करेंगे? मैं ये सारी चीज़ें तंत्र विद्या की चीज़ें बेचूंगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ऐसा जो हमें उस बारे में खबर दे सकता है। और मेरा खबरी भी यहीं आने वाला है, तो हो सकता है वो हमसे यहीं मुलाकात करे। तो तब तक तुम यहीं बैठकर आलू बेचो और मैं सामने वाली दुकान पर कुछ तंत्र विद्या की चीज़ें बेचता हूँ। और हम देखते हैं वो जो होता है सेनापति, वो लानचान की बातों पर हैरान होता है और लानचान बैठ जाता है अपनी तंत्र विद्या की दुकान पर। लेकिन लानचान के दिमाग में एक बात अचानक से आती है जब वो एक औरत को अपने सामने से निकलते हुए देखता है। लानचान ने मन में सोचा, क्या उसे होश आ गया होगा? और फांग को हुआ भी तो हुआ क्या, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और मैंने उससे खाने के बारे में तो पूछा ही नहीं था। वो पूरे 2 दिन से मेरे कमरे में बंद थी, जाहिर सी बात थी कि उस कमरे में कोई आता जाता नहीं है, तो वो खाना कहाँ से खाती? और ये मेरी गलती है कि उसकी हालत इस तरह से हुई है। और लानचान अभी उसके बारे में ही सोच रहा था कि हम देखते हैं लानचान की नज़र दूर से आ रही एक औरत पे पड़ती है और लानचान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और लानचान उसे हैरानी से देखता है। गाइस, वो कोई और नहीं बल्कि फांग आई हुई होती है, यानी कि फांग जो होती है जब उसे होश आता है, यानी कि हमारे वींग को जब होश आता है तो वो खुद को देखता है उसके हाथ में अभी भी चिपचिपा पदार्थ लगा होता है और वो बहुत तेज से छी बोलता है और वो जल्दी से उठता है, भागता है और अपने हाथ धुलता है और वो कहता है ये गंदा किसी और का नहीं बल्कि उस काली आत्मा का है। उफ, कितना बुरा फील हो रहा है मुझे। और विंग जो होता है वो मन में ये सोचते हुए अपने हाथ को रगड़ रहा होता है। फिर अचानक उसे होश आया था कि वो अभी किंग के कमरे में है और फिर उसे याद आया कि किस तरह किंग का शरीर एक काली आत्मा के कब्जे में है। और विंग को तो ये भी याद था कि दक्षिणी एरिया में कुछ तांत्रिक विद्या होती है जो काली आत्माओं को भगाने का नुस्खा जानते हैं। और विंग को दादी माँ की बात याद आई थी कि बचपन में किस तरह दादी माँ उसे कहानियाँ सुनाया करती थी कि दक्षिणी एरिया में सारे तांत्रिक रहते हैं और वो बहुत अच्छे से लोगों का इलाज करते हैं जिनकी सोल बदल जाती है या जिनकी सोल चोरी हो जाती है। और विंग ने ये फैसला कर लिया था कि वो गुसू के राजमहल से भाग जाएगा और भागने के बाद वो सीधे दक्षिणी एरिया में जाएगा जहां किंग के इलाज के लिए वो तंत्र विद्या की चीज़ें लेगा और इसके बाद किंग की सोल को वापस लाएगा और वो पुरानी गंदी आत्मा जो गंदे काम विंग से करवाती थी उसे भगा देगा। विंग ने इतना सारा प्लान बनाया था और हम देखते हैं विंग जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं। विंग ने ऑलरेडी एक पर्चे में लिख लिया था कि मैं किंग की, यानी उसने किंग का नाम यूज़ किया था और उसने लिख लिया था मैं किंग की खास दासी हूँ और हिम्मत भी मत करना मुझे रोकने की, वरना किंग से कह के मैं तुम लोगों को सज़ा दिलवाऊंगी। और क्या तुम्हें नहीं पता कि किंग ने मुझे अपने कच्छ में रहने के लिए कह दिया है और तुम अब मेरा पावर समझ गए होंगे, तो अगर मुझे रोका तो किंग से मैं ज़रूर तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी। उसने ये कहकर धमकी दी थी और ये बात भी सच थी क्योंकि पहली बार लानचान यानी पहली बार किंग ने किसी औरत को यानी किसी फीमेल को अपने कच्छ में, फीमेल या मेल को, ये पहली बार था जब वो किसी को अपने कच्छ में रोकने के लिए उसने ऑर्डर दिया था। और ये बात सुनते ही सिपाही उसे जाने देते हैं और विंग आसानी से वहाँ से निकल आता है। बाहर निकलते ही विंग स्माइल करता है और कहता है चलो कुछ तो काम आया, एटलीस्ट किंग की आत्मा उनकी नहीं है लेकिन उनका नाम अभी मेरे काम आ रहा है। और वो ये कहते हुए दक्षिणी इलाके की तरफ आया था और विंग का कपड़े अभी भी गंदे थे, उसने 3 दिन से कपड़े नहीं पहने थे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि विंग लानसान के कमरे में बंद था, वो कपड़े कहाँ से बदलता, उसे तो कपड़े भी नहीं दिए गए थे।
और इसीलिए वो दक्षिणी इलाके में जा पहुंचा था। और इत्तेफाक देखो कि वो उसी तरफ गया था जिस तरफ लांचान ऑलरेडी पहुंचा हुआ था। हम देखते हैं विंग तो लांचान को नहीं पहचानता है क्योंकि उसने किंग को अभी तक नहीं देखा है, लेकिन किंग तो रोज़ रात को उसे निहारता रहता है और रोज़ रात को उससे क्या क्या करवाता रहता है। किंग ने अपनी उस लड़की को देखकर, यानी जिसके साथ वो सेटिस्फाई होता था, ओनली उसके हैंड से सेटिस्फाई हो जाता था। वो उस लड़की को दूर से आते हुए देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है और वो खुद से सवाल करता है, क्या ये फांग है और ये कैसे हो सकता है? वो तो बीमार थी और वो तो मेरे कमरे में बंद थी और उसकी हिम्मत तो नहीं कि वो इस तरह महल से बाहर आ जाए, या फिर किसी सिपाही में इतनी हिम्मत तो नहीं कि उसे बाहर आने दे, वो भी मेरे परमिशन के बगैर। शायद मुझे कोई धोखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे विंग करीब आता गया, लांचान को यकीन हो गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि फांग ही है जो महल से निकल आई है। लेकिन क्यों? लांचान ने ये सवाल खुद से किया, लेकिन क्यों? और लांचान अपनी तंत्र विद्या की दुकान से उठ खड़ा हुआ था और लांचान का जो खबरी था इतने में वो भी आ गया था और वो तंत्र विद्या की चीज़ें खरीदते हुए लांचान को खबर बता रहा था। लेकिन अगेन हमारे लांचान के साथ वही कुछ हुआ था। किंग, आप समझ गए ना कि बात क्या है, और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आप इजाज़त दें। उसने ये पूछा था, यानी खबरी ने ये कहा था, लेकिन किंग ने उसकी तरफ देखा कन्फ्यूज़न में और किंग सोचता है कि इसने अभी क्या कहा। यानी कि किंग के साथ अभी वो सब कुछ हो रहा था जो इससे पहले सेनापति और किंग के बीच हो गया था कि सेनापति अपनी बातें समझा रहे थे, लेकिन किंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सामने से वो लड़की चली आ रही थी। और हम देखते हैं जो सामने आलू बेच रहा सेनापति वो भी किंग को हैरानी से देखता है और वो सेनापति बड़बड़ा कर कहता है, ये किंग उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इतना मशहूर खबरी है, अगर किसी की नज़र पड़ गई तो सबका डाउट यही होगा, यानी सब यही शक करेंगे कि वो खबरी जिससे बात कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है। और ये किंग आखिर कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? और हम देखते हैं वो आलू बेचते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहता है, काम हो गया है तो निकले यहाँ से, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। काम हो गया है तो निकले यहाँ से, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो अपने ग्राहक को ये बात कह रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उस खबरी को सुना रहा होता है कि अगर काम हो गया है तो वहाँ से निकले और भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही खबरी वहाँ से चला जाता है और फांग अभी भी 20 कदम पर थी। लांचान अभी उधर ही देख रहा था और हम देखते हैं जब सेनापति लांचान के पास आते हैं, किंग आप ये क्या कर रहे थे? अगर किसी की नज़र पड़ जाती तो सब हम पर डाउट करते। क्या आपको अंदाज़ा है कि वो कितना मशहूर खबरी है और आप अभी यहाँ पहचाने जाते? आप जानते हैं ना कि बाहर आपकी जान को कितना बुरा खतरा होता है और आप फिर भी इस तरह करते हैं। लेकिन लांचान अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो सामने आ रही लड़की को देख रहा होता है। अब सेनापति ने लांचान के चेहरे को देखा और फिर उसने लांचान की आंखों को देखा और इसके बाद सेनापति ने उस तरफ देखा जिस तरफ लांचान की नजरें टिकी हुई थी। हाँ, किंग कब से लड़कियों को ताड़ने लगे? सेनापति ने खुद से ये सवाल किया था, किंग कब से लड़कियों को ताड़ने लगे? ये पक्का किंग की सोल है ही नहीं। और किंग ने लड़कियों को ताड़ना तो छोड़ो, उन्होंने कभी किसी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं होगा। इवन वो तो शादी के नाम से भी बहुत दूर भागते हैं और इस तरह किसी लड़की को ताड़ना, वो भी इस तरह बड़े मार्केट में, तौबा तौबा, अच्छा नहीं लगता। और इतना गिरा काम तो, इतना नीच काम तो किंग कभी नहीं कर सकते। अब तो ये पक्का हो चुका है कि किंग की सोल और किंग की आत्मा चोरी हो गई है और बुरी आत्मा उनके शरीर में डाल दी गई है, तभी वो बुरी आत्मा इतनी नीच नीच हरकतें कर रहा है। और हम देखते हैं इतने में फांग जो होती है वो इधर उधर चक्कर मकर देख रही होती है, यानी कि हमारा विंग इधर उधर देख रहा होता है और विंग मन में सोचता है, तंत्र विद्या की दुकान कहाँ मिलेगी? दादी ने तो ये बताया ही नहीं था और मुझे बताया भी होगा तो याद नहीं है। और तभी विंग की नज़र सामने वाले शॉप पर गई थी और वहाँ तंत्र विद्या की बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। उस पर ऑलरेडी लिखा था कि आत्माओं को भगाने का मंत्र यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ले ले, ताबीज़ यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ले ले, सारी चीज़ें लिखी थी। और गाइस, हम जानते हैं कि विंग हमारा ऑलरेडी पढ़ा लिखा है क्योंकि उसे शाही अनाथाश्रम में रखा गया था और उस अनाथाश्रम में शिक्षा वगैरह दी जाती थी। भले ही विंग बोल नहीं सकता था, लेकिन विंग आसानी से बातें समझ सकता था, बातें लिख सकता था, बातें पढ़ सकता था और बातें कह सकता था लिखकर। और हम देखते हैं विंग ऑलरेडी इसका इंतजाम करके लाया था, यानी उसने लिखने की चीज़ें लेकर आया था क्यों, ताकि वो लिखकर आसानी से बता सके। और हम देखते हैं लांचान के और उसके बीच की, लांचान की शॉप और उसके बीच की दूरी सिर्फ 5 कदमों की रह जाती है और विंग जो होता है वो सीधा लांचान की दुकान पे आने वाला होता है। लांचान सेनापति से कहता है, जाकर अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और सेनापति तो अभी भी हैरान थे, लड़की को देखते ही किंग इतने लट्टू हो जाएंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। और सेनापति ये सोचते हुए अपने कदम पीछे बढ़ा लेते हैं। वो अजीब नीच नज़रों से, मतलब गिरी हुई नज़रों से
देख रहे होते हैं किसी अपने किंग को, यानी उन्हें भी लग रहा होता है कि किंग के शरीर में किसी की आत्मा आ गई है। और गाइस हम देखते हैं कि वो जो विंग होता है वो दुकान पर आ जाता है और किंग उसे देखता ही रह जाता है, जहां हमारा किंग जानता है कि ऑलरेडी उसे वो नहीं पहचान पाएगी, यानी किंग जानता है कि वो फांग उसे नहीं पहचान पाएगी। और हम जानते हैं कि हमारे विंग ने भी किंग को नहीं देखा है, तो वो उसे कैसे पहचान पाएगा। और यही वजह थी कि किंग इत्मीनान में था, लेकिन सवाल ये था कि फांग वहाँ क्या कर रही थी, यानी वीइंग वहाँ क्या कर रहा था। और वीइंग तो उसके कमरे में बंद था, इसलिए किंग ने सारे मामलात को पहले समझना चाहा कि वो पहले समझ लेगा कि आखिर पूरा माजरा है तो है क्या। विंग दुकान पे पहुंचते ही विंग ने पहले इशारे से कहा था। विंग को लगा था कि अगर वो इशारे से कह देगा तो शायद उस शॉप वाला उसकी बात समझ पाए, लेकिन विंग नाकामयाब था क्योंकि किंग ने ऐसा एक्ट किया कि वो कुछ समझ नहीं पाया। विंग इशारे से कहने की कोशिश कर रहा था कि उसे भूतों के भगाने का मंत्र चाहिए। उसने इशारे से ये बात कही थी, लेकिन वो जो होता है किंग जो होता है वो ना समझने की एक्टिंग करता है और किंग भी बोलता नहीं है, क्योंकि किंग जानता है कि अगर वो बोलेगा, यानी कि हमारा लांजान जानता है कि अगर उसने बोल दिया तो विंग हो सकता है उसकी आवाज़ पहचान जाए। और हम देखते हैं वो भी इशारे में बात करता है। विंग मन में सोचता है, हाँ ये भी म्यूट है क्या मेरी तरह? अगर ये म्यूट है तो मेरी बातें ये समझ क्यों नहीं रहा है, और इसे तो आसानी से समझ जाना चाहिए। खैर ये पढ़ा लिखा तो होगा ही, शक्ल से तो हैंडसम लगता है, यानी देखने में तो अच्छा है, जाहिर सी बात है पढ़ा भी होगा। और विंग ने उससे लिखा कि मुझे एक ताबीज़ चाहिए, और किंग ने जब वो देखा तो किंग ने रिटर्न में, यानी उससे वो कलम लेकर जिससे वो लिख रहा था, रिटर्न में उसे लिखा कि ताबीज़ चाहिए, लेकिन किस चीज़ का। और विंग उसे जवाब में लिख कर देता है कि भूतों को भगाने का। और किंग हैरान होता है, वो मन में सोचता है आखिर इसे क्यों चाहिए भूतों का भगाने का, मतलब आपको क्या ज़रूरत है, उसने ये सवाल किया था। और लिखकर विंग ने फिर से जवाब दिया था कि मुझे किसी की सोल चोरी हो गई है और उसकी आत्मा अदला बदली हो गई है और एक गंदी आत्मा उसके अंदर आ गई है, तो मुझे उसे गंदी सोल को भगाने के लिए एक ताबीज़, एक मंत्र ताबीज़ चाहिए। और विंग लांजान जो होता है वो जब पढ़ता है तो वो बहुत तेज़ से हंसना चाहता है, लेकिन वो हंस नहीं पा रहा होता। वो मन में सोचता है ये पक्का मेरी बात हो रही है, यानी कि सोल तो हर जगह खबर है कि सोल मेरी चोरी हुई है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए इतना कर रही है, लेकिन ये मेरे लिए इतना क्यों कर रही है आखिर, और इसे मेरी फिक्र इतनी क्यों है। और अगेन लांचान को उसकी वो आखिरी विश याद आई थी कि मैं मरने से पहले किंग का चेहरा देखना चाहती हूँ। और लांचान उसकी तरफ नज़र उठाकर देखता है, ये आखिर मेरे लिए इतना क्यों वैरिड रहती है, और आखिर ये श्योर है कि ये मेरे लिए ही आई है, लेकिन ये क्यों आई है और आखिर ये क्या चाहती है। और हम देखते हैं लांचान लिखकर सवाल करता है कि किसकी सोल चोरी हुई है, किसकी आत्मा चोरी हुई है, पहले ये बताओ तभी ताबीज़ मिलेगा। और विंग एक बार फिर शक पकाता है, यानी कंफ्यूज होता है अब वो क्या जवाब देता है। जाहिर सी बात थी वो ये तो नहीं कह सकता था ना बाहर कि किंग के लिए वो इस तरह ताबीज़ खरीदने आया है, तो हमारे विंग ने लिख दिया कि मेरे हस्बैंड की सोल चोरी हो गई है और मेरे हस्बैंड के शरीर के अंदर एक गंदी सोल आ गई, यानी गंदी आत्मा आ गई है, और उस आत्मा को भगाने के लिए मुझे एक मंत्र चाहिए। और लांचान उसकी तरफ हैरानी से देखता है, गंदी आत्मा। वो मन में सोचता है ये गंदी आत्मा किस बिना पे कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में वो जो मैं इसके साथ करता हूँ उसके बारे में वो गंदी आत्मा कह रही है। और लांचान ने एक बार फिर डेविलिश स्माइल देनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि हमारा सेनापति जो होता है गाइस, वो दूर से घूर घूर कर सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये मेरे किंग तो नहीं हो सकते, वो इतने ठरकी तो कभी नहीं थे, 29 साल के हो गए थे, लेकिन कभी उन्होंने बाहर निकलते हुए किसी लड़की को देखा तक नहीं था। और ये देखो किस तरह बात कर रहे हैं, पक्का इनके अंदर जो आत्मा है वो पूरी तरीके से ठरकी हो। मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ कि किंग लांजान के अंदर जो आत्मा है वो ठरकी हो गई। सेनापति दूर से ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके मन में पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन बना रहे होते हैं। लांजान लिखकर एक और सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता वो आत्मा गंदी है, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया। एक्चुअली लांजान उसके मुँह से और सब बातें सुनना चाहता था, और ना जाने क्यों उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो खुलकर हंसना चाहता था। अगर वो पब्लिक में नहीं होता, अगर वो अकेले होता तो वो ज़रूर बहुत ज़्यादा हंसना
चाहता। और हम देखते हैं और विंग जो होता है वो सोचता है कि अब मैं क्या बताऊँ, और मैं उससे तो नहीं बता सकता कि वो मेरे हाथ में ऐसी ऐसी चीज़ें रखता है जिसे इंसान दिखाना भी गवारा नहीं समझेगा, और वो तो सीधा मेरे हाथ में दे देता है जब वो एक्टिव होता है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उसे लिख कर देता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं, इसीलिए मुझे पता है कि वो आत्मा गंदी है। और हम देखते हैं जब लान चान वो चीज़ें पढ़ता है तो वो और ज़्यादा हंसना चाहता है, लेकिन वो अपनी हंसी मन में दाबे रहता है। और हम देखते हैं लान चान फिर से पूछता है कैसी कैसी हरकतें, मतलब किस तरह की गंदी हरकतें। और विंग जो होता है वो घूर कर अब लान चान को देखता है और वो मन में सोचता है ये शक्ल से इतना बुद्धू तो नहीं लग रहा है, फिर वो इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है। लान चान उससे लिख कर देता है अगर वो सही सही नहीं बताएगी तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। और अगेन विंग लिख कर देता है कि गंदी गंदी हरकतें, मतलब रात में गंदी गंदी हरकतें की जाने वाली हरकतें। लान चान उससे फिर सवाल करता है, यानी लिख कर सवाल करता है कि रात में की जाने वाली हरकतें। उसने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया था, किस तरह की हरकतें, वो और ज़्यादा डिटेल में पूछना चाहता था। और हम देखते हैं विंग एक बार फिर शक पकाता है, अब वो क्या बताए डिटेल्स में। वो ये तो नहीं कह सकता था ना कि किंग जब भी एक्टिव होता है वो उसके हाथ से सेटिस्फाई होता है, और ये बातें उसे बहुत शर्मनाक लगी थी। और हम देखते हैं गाइस कि विंग जो होता है वो एक बार फिर लिख कर देता है कि गंदी हरकतें, मतलब बेड के टाइम यानी कि नाइट स्पेंड करने के टाइम वो गंदा गंदा काम करवाते हैं। और हम देखते हैं लान चान एक बार फिर उसे टीस करने के लिए सवाल करता है कि किस तरह का गंदा काम, अगर आप डिटेल्स में नहीं बताएंगे तो मंत्र काम नहीं करेगा। और हम देखते हैं लान चान को मंत्र का माँ भी पता नहीं होता है, लेकिन वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो खुद ही बहुत बड़ा तांत्रिक हो। और विंग ने अब उसे सही बताना ही सही समझा था, क्योंकि वो हर हाल में किंग को ठीक करना चाहती थी, और यानी कि उसे हर हाल में ठीक करना चाहता था। और हम देखते हैं विंग ने लिख दिया था कि वो मेरे हाथ से सेटिस्फाई होते हैं, और ये बात उसने बहुत जल्दी में घसीट कर लिखी थी जिसे लान चान ने पढ़ा था। और उसका मन हुआ था कि वो अपना पेट पकड़ कर हंसे, लेकिन वो नहीं हंस सकता था। हम देखते हैं लान चान ने एक बार फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, हाथ से सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, यानी कि आप डिटेल्स में नहीं बताएंगे तो मंत्र काम नहीं करेंगे। और विंग जो होता है हमारा बेचारा लान चान के सामने फंस गया होता है, और उसने फिर जाकर लान चान से लिखा कि वो मेरे हाथ को लेते हैं, मेरे हाथ में वो अपनी चीज़ें रखते हैं और खुद को सेटिस्फाई करते हैं, खुद को मेरे हाथ से रिलीज़ करते हैं। और ये बात उसने लिखा था, तो लान चान की हंसी इस बार छूट गई थी, वो नहीं रोक पाया था। गाइस उसने बहुत कोशिश की थी खुद को रोकने की, लेकिन वो बहुत रोक नहीं पाया था। और विंग हैरानी से उसके चेहरे को देखता है, रोमन में सोचता है क्या ये उतना शर्मनाक है कि वो मुझ पर हंस रहा है, मैं कहीं मर न जाऊं शर्म के मारे, और वो गंदी आत्मा मुझसे क्या क्या करवाती है, मेरा क्या हाल हो रहा होगा जब इस आदमी का इतना बुरा हाल हो रहा है। सेनापति जो होते हैं वो दूर से आलू बेच रहे होते हैं, उनके हाथ से आलू गिर जाता है। और अब ये बात एल्डर्स को बतानी ही होगी कि किस तरह वो लड़कियों से ठरकपन दिखाते हैं सड़क पर, यानी किंग होकर वो लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़कियों से गंदी गंदी बातें करते हैं और फिर जोर जोर से हंसते हैं। ये बात तो एल्डर्स तक जानी ही चाहिए। सेनापति ने गोदी खिचड़ी पकाई थी। तुम उन्हें क्यों बचाना चाहती हो? लान चान ने अगला सवाल किया था, और विंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान ऐसा सवाल कर सकता है। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो ये जानना चाहता है कि आखिर फांग उसे क्यों बचाना चाहती है, यानी कि हम देखते हैं कि वो जो विंग होता है वो सच सच जवाब देता है, क्योंकि लान चान ने उससे कह दिया था कि जो भी कहना सच कहना, अगर झूठ बोलोगे तो मंत्र काम नहीं करेगा। विंग ने एक लंबा चौड़ा चीज़ लिखा, यानी कि लान चान उसे देखता रह जाता है वो क्या लिख रही है। वो मन में सोचता है कि ये लगभग 10 मिनट से लिख रही है, ऑलमोस्ट 5 पेजेस भर चुके हैं, और वो कितना लिखेगी, आखिर वो मुझे क्यों बचाना चाहती है, इसका जवाब इतना लंबा हो सकता है क्या? लान चान ने खुद से इस बार सवाल किया था। और गाइस हम देखते हैं जब विंग उसे लिख कर देता है तो लान चान उसे पढ़ता है, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें प्यार करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई नहीं है, वो मेरे गार्जियन है और मैं हर हाल में चाहती हूँ कि वो अच्छे रहें और सब लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैं इकलौती हूँ जो उन्हें पसंद करती हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक अगर उनके लिए लड़ सकती हूँ तो मैं उनके लिए लड़ूंगी और इसलिए मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें बेपनाह प्यार करती हूँ। और लान चान इस बार इमोशनलेस था, यानी कि लान चान ने के चेहरे से कोई भी इमोशन पता नहीं चल रहे थे और वो हैरान भी नहीं था, वो परेशान भी नहीं था, वो खुश भी नहीं था, यानी कि वो पूरी तरह से इमोशनलेस था। क्या वो मन में सोचता है, क्या ये क्या था?
उसने कागज़ को नीचे रख दिया और उसने उसने कुछ भी वो नहीं किया और विंग उसका चेहरा देखने लगा, यानी कि विंग उसे देख रहा था कि वो अब मंत्र मुझे देगा और मैं लेकर जाऊंगा। और हम देखते हैं लांचान उसे देखकर रह जाता है। विंग उसे इशारे से पूछता है कि उसे क्या हुआ, उसे देर हो रही है, जल्दी से वो मंत्रों का ताबीज मुझे दे दे। विंग ने इशारे से कहा था। लांचान इतना तो समझ गया था कि वो जल्दी में है और लांचान मन में सोचा था कि मैं इसे क्या दूं और ये सब क्या था। उसने खुद से सवाल किया था। जाहिर सी बात थी कि सब कुछ उसके समझ से परे था। उसके सामने वो लड़की खड़ी थी जो अभी जिक्र कर रही थी कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अलावा उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि हर कोई किंग के बारे में, लांचान के बारे में बुरा बोलता है। लांचान जानता था कि अगर वो कोई पर्ची नहीं देगा तो विंग उसके इंतजार में खड़ा रहेगा, इसलिए लांचान ने सामने से एक पर्ची उठाई। हालांकि लांचान को भी नहीं पता था कि वो मंत्र सही भी है या नहीं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो फेक तांत्रिक बना था और वो विंग के सामने एक ताबीज़ बढ़ाता है और लिख कर देता है कि इसे किंग के हाथ में या गले में पहना दे। कुछ ही दिन में किंग की सोल वापस आ जाएगी। अगर वास्तव में किंग की सोल चोरी हुई है तो हम देखते हैं विंग ने स्माइल पास की थी, यानी विंग बहुत खुश हुआ था और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। और लांचान उसे हंसता हुआ देखकर हैरानी से एक बार फिर उसे देख रहा था। और हम देखते हैं विंग जो होता है उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद सेनापति पर जब लांचान की नज़र जाती है तो सेनापति ने आलू बेचना छोड़ दिया था, यानी कि वो खड़ा होकर हैरानी से लांचान को ही देख रहा था। किंग, क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं और आप अचानक वापस क्यों आ गए? हम तो अभी उस खबरी के बारे में पता भी नहीं लगा पाए थे और आप वापस क्यों आ गए? और आप बहुत ज़्यादा ही उदास दिख रहे हैं। जब से आप उस महिला से मिले हैं, यानी जब से आप उस लेडी से मिले हैं, आप बहुत ज़्यादा ही उदास दिख रहे हैं। क्या वाकई? लांचान ने उनसे सवाल किया था। क्या वाकई मैं उदास दिख रहा हूँ? हाँ किंग, आप बहुत ज़्यादा चुप और उदास दिख रहे हैं। आप कोल्ड तो रहते थे, मुझे ये तो पता था, लेकिन आप इतने चुप और उदास हो जाएंगे मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अगर कोई बात है तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका हल आपको बताऊंगा, या मैं ज़रूर उसका सलूशन कुछ ना कुछ तो मैं बता सकता हूँ। आप मुझे बताएं, कृपया आप मुझे बताएं किंग की आप क्यों उदास है मेरे मालिक, आप मुझे बताएं। सेनापति ने बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करके ये बात कही थी। वो दोनों वापस आ रहे थे और वो दोनों ही घोड़े पर थे और लांचान अभी भी नॉर्मल वेशभूषा में था। और हम देखते हैं कि सेनापति उससे कहते हैं, मेरे मालिक मुझे बताइए क्या हुआ? लांचान ने सवाल किया था। सेनापति, क्या कोई ऐसा है महल में जो मुझे प्यार करता है क्या? तुम किसी इंसान के बारे में दावे से कह सकते हो कि कोई मेरा परिवार का, कोई मेरी दासी, कोई भी ऐसा इंसान जो मुझे प्यार करता हो? और इस सवाल पर सेनापति चुप हो गए थे, क्योंकि सेनापति जानते थे कि महल का हर एक आदमी लांचान को पसंद नहीं करता है। विन किंग भी उससे नफरत करते हैं और उनकी मदर भी उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। ग्रैंड मदर है, लेकिन ग्रैंड मदर ने भी कुछ चालें चली थी पास्ट में जो हमें आगे चलकर पता चलेगी। तो सेनापति चुप हो जाते हैं और कहते हैं, किंग मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मैं कोई भी बनावटी बात आपके सामने इस वक्त नहीं कहना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरे ख्याल से राजमहल में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे प्यार करता है या फिर आपके लिए वो वेरिट होता हो या आपके लिए फिक्र करता हो। मैं जहाँ तक जानता हूँ और जहाँ तक मैं अपने गुप्तचरों से सुनता हूँ, सब आपसे नफरत करते हैं और सब आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं। उसने ये कहा था। हम देखते हैं लांचान चुप हो जाता है और अगेन उसे फांग की बात याद आती है, यानी फांग ने उसे जो लिखकर कहा था कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि पूरे महल में मैं इकलौती हूँ जो उनसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहें। वो मेरे गार्जियन हैं और वो हमेशा अच्छे रहें, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। और लांचान के दिमाग में पहली बात फांग की बात वो भी आई थी जब फांग ने ये ख्वाहिश की थी कि वो मरने से पहले एक बार लांचान का चेहरा देखना चाहती है। और लांचान मन में सोचता है, वो कौन है? मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिला था और मैं अचानक एक्सीडेंटली उससे मिल गया था। ऐसा नहीं था कि हमारी मुलाकात कहीं पार हुई हो। वो लड़की आखिर है कौन और वो मेरे लिए इतना क्यों सोचती है? वो है तो एक दासी ही और हम मिले ही कितने दिन पहले हैं। आखिर क्या है इन सब के पीछे का राज? कोई 4 दिन में मिलने के बाद किसी से और वो प्यार करने की बात सोचने जा रहा होता। यानी लांचान ने ये सोचा था कि कोई माना कि वो लड़की अगर मुझसे प्यार करती है, लेकिन 4 ही दिन में, वो तो सिर्फ मुझसे 4 ही दिन पहले मिली है और 4 ही दिन में किसी से प्यार हो सकता है क्या? लांचान ने खुद से ये सवाल किया था। एक बार फिर वो इरिटेट हुआ था और गुस्से में खुद से कहता है, मैं क्यों ये बकवास बातें सोच रहा हूँ और किंग होकर एक दासी से प्यार करना, मर जाना उससे बेहतर है। एक किंग दासी से प्यार करना, मर जाना उससे बेहतर है। लांचान ने 2-3 बार ये बातें रिपीट की थी।
जहां लांचान को वहां से अपनी सीमा की सुरक्षा को चेक करने जाना था, यानी सीमा की सुरक्षा के लिए जांच के लिए जाना था। तो लांचान ने नॉर्थ गुसू का रास्ता पकड़ा था और विंग ने वहां से गुसू के राजमहल का रास्ता पकड़ा था और विंग फिर से उसी कमरे में आ चुका था, यानी वो किंग से पहले वापस आया था और अब विंग से कोई सवाल या कोई जवाब नहीं किया जा रहा होता है। विंग हैरान था कि उसे मेन गेट पर भी एंट्री मिल गई थी, कोई भी सिपाही उसे कुछ भी सवाल नहीं कर रहा था, लेकिन विंग ने ध्यान नहीं दिया था कि विंग के हाथ में अभी भी किंग के कपड़े का वो चिट बंधा हुआ था, यानी किंग ने अपने कपड़े से वो कपड़े का टुकड़ा बांध दिया था विंग के हाथ में और उस कपड़े को देखकर सब पहचान गए थे वो कपड़ा किसी और का नहीं, किंग के कपड़े का टुकड़ा है। और भला कोई एक मामूली सिपाही एक लड़की से क्यों सवाल करते हैं, जिस लड़की के हाथ में किंग के कपड़े का टुकड़ा था ऑलरेडी वो लोग समझ सकते थे कि उस लड़की का पावर कितना था जो जिसके हाथ में किंग के कपड़े का टुकड़ा था। और विंग भी उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कपड़े का टुकड़ा इतना ज़्यादा काम का है और वो विंग जो होता है वो डायरेक्ट किंग के कमरे में चला जाता है और उसने ताबीज छिपा रखी थी अपने सीने के पास, यानी जैसे औरतें सामान रख लेती हैं उसने भी रख लिया था। अब मज़ा आएगा, और उसने मन में कहा था अब मज़ा आएगा। और जैसे ही किंग मुझसे खुद को वो गंदी चीज़ पकड़ने के लिए कहेंगे मैं किंग का हाथ पकड़ूंगा और उनके हाथ में ये पहना दूंगा। और फिर वो मन में सोचता है अगर मैं उन्हें नहीं पहना पाया तो विंग का मुंह बना था और वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों को संवार रहा था और वो मन में सोचता है अगर मैं उन्हें नहीं पहना पाया तो मैं उन्हें रिझाने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए तो वो मुझे यहाँ रख रहे हैं, तो मैं उन्हें रिझाने की कोशिश करूँगा, यानी अपने प्यार के जाल में फंसाऊँगा, इसके बाद ये उनके गले में पहना दूँगा। उसने ये सोचा था एंड देन मेरी ही जीत होगी और वो गंदी आत्मा को भागना ही पड़ेगा। विंग ने इतनी सारी कहानी बनाई थी, अब वो किंग के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के 8 बज रहे होते हैं और पूरे राजसी महल में खबर फैला दी गई होती है कि कल पवित्र तालाब में किंग के सोल की जांच की जाएगी, यानी एल्डर्स ने फैसला ले लिया था कि किंग को पवित्र तालाब ले जाया जाएगा और तालाब में डुबकी लगवाकर ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई किंग की सोल चोरी हुई है या नहीं, या किंग के अंदर जो सोल है वो उनकी है या नहीं। ये खबर सब जगह फैल गई थी। और गाइस, जब भी किसी की सोल की जांच होती थी, यानी किसी की आत्मा की शुद्धि की जांच होती, तो गुसू के राजमहल के हर एक मेंबर, हर एक दासी, हर एक नौकर और हर एक बच्चे को उस तालाब के पास मौजूद रहना पड़ता था, क्योंकि तालाब जब आत्मा अपवित्र हो जाती थी या आत्मा की अदला बदली हो जाती थी तो किसी इंसान की वहाँ बलि दी जाती थी जो किंग को प्यार करता था और वो अपनी बलि के लिए तैयार होता है, तब जाकर किसी किंग की सोल को वापस लाया जा सकता था। और इसलिए ये राजमहल में हर एक इंसान को ये खबर पहुंचा दी गई थी कि तालाब के पास सबको कल दिन में सबको इकट्ठा रहना है, क्योंकि किंग के सोल की जांच की जाएगी कि ये सोल उनकी है या नहीं। और ऐसे में ये भी था कि अगर कोई इंसान अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं होता है तो किंग को खुद ही वो करना पड़ता है, यानी खुद की शुद्धि के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। और हम देखते हैं अगर लांचान के लिए कोई तैयार नहीं होता तो लांचान को कुछ काम खुद ही करने होंगे। और पूरे राजमहल में जो गॉसिप होती है वो चल रही होती है, भला किंग के लिए अपनी बलि कौन देगा और यहाँ कौन ऐसा है जो किंग को प्यार करता है। मुझे तो लगता है कि किंग को खुद ही वो सारे काम करने होंगे, लेकिन किंग होते हुए वो सब काम करना शोभा नहीं देता और लांचान तो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगा। हर एक कोने पे ये सारी खबरें फैल गई होती हैं, जहाँ कुछ दासियों की मदद से विंग को भी ये पता चल जाता है कि कुछ दासियां जब विंग को खाना देने आती हैं गाइस, अब विंग को खाना टाइम से मिलने लगा था, यानी अब पहली बार था जब उसके लिए डिनर टाइम से आया था। और जब से वो यहाँ आया था पूरे 5 दिन हो गए थे और आज 8 ही बजे उसके लिए डिनर आ गया था और वो खाना देखते खाने पर ही टूट पड़ा था। किसने दिया है ये, उसने सवाल किया था, यानी कि इशारे से। और दासियाँ जो होती हैं वो मुस्कुरा कर जवाब देती हैं, और कौन देगा, जाहिर सी बात थी, किंग के कक्ष में रहते हो तो किंग का ही हुक्म होगा कि आपका स्पेशली ख्याल रखा जाए। हालांकि तुम भी मेरी तरह दासी ही हो, लेकिन देखो हम खुद ही तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। और उनकी दोस्ती भी विंग से अच्छी हो गई थी तो वो खाने पर ध्यान देने लगा था और उन्हीं दासियों की मदद से विंग को ये पता चला था कि कल किंग के सोल की जाँच होगी। और हम देखते हैं विंग मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट सोल की जांच हो जाएगी। ऑलरेडी मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनके किंग की सोल यानी लांचान की सोल चोरी हुई है और उनके बॉडी में जो गंदी सोल है वो किसी और की है। और
अगर कल जांच ना भी हुई तो वैसे भी मुझे फिक्र करने की क्या ही ज़रूरत है। आज रात तो मैं उन्हें हर हाल में ये पहना ही दूंगा, यानी उसने ताबीज़ जो रखा था वो मैं पहना ही दूंगा। उसने कॉन्फिडेंस से ये सोचा था। और गाइस, हम देखते हैं रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं। विंग ने ऑलरेडी आज वो बहुत बेसब्री से लान चान का इंतज़ार कर रहा होता है कि लान चान जल्दी आएंगे तो कितनी जल्दी अपने किंग को, अपने प्यारे से किंग को वो ताबीज़ पहना दे। और वो बेसब्री से लान चान का इंतज़ार करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम दरबार का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग लानचान जो होता है वो गुस्से में कह रहा होता है एल्डर से, यानी कि वो बहस कर रहा होता है कि आखिर आपको मेरे लिए फ़ैसला लेने की किसने अथॉरिटी दी, यानी आपको आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप किंग के बारे में ये फ़ैसला लें कि मेरी सोल की चेंजिंग हुई है। और हम देखते हैं एल्डर्स उससे बहस कर रहे होते हैं, लानचान से बहस कर रहे होते हैं कि गुस्से के नियम में है कि हम किसी भी इंसान के, यानी एल्डर्स को इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी भी इंसान की सोल की जांच कर सकते हैं कि उसकी सोल असली है या नहीं है। और हम देखते हैं लानचान गुस्से में कहता है, अगर ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मेरी सोल की अदला बदली हुई है तो ठीक है, आप यही करके देख लें। और हम देखते हैं कि लानचान वहाँ से भरी सभा से गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है और एल्डर्स उसे देखते ही रह जाते हैं। इतिहास में यह पहली बार था जब कोई किंग इतना ज़्यादा क्रूर था कि वो अपने एल्डर्स का भी सम्मान नहीं करता था। और वो कोई और नहीं बल्कि लानचान था, जिसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, कोई एल्डर्स उसके बारे में क्या सोचता है। वो ये सारी बातें एल्डर्स उसे देखते हुए घूर रहे थे, मतलब घूर कर सोच रहे थे। और लानचान जो गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो भूल ही गया था कि वो कितना भी उसका मूड ख़राब हो, उस कमरे में पहुँचते ही उसका मूड एकदम सही हो जाता है। और कमरे के पास पहुँचते ही लानचान ने मन में सोचा था क्या वो वापस आ गई होगी। और उसने फिर से मार्केट का मंजर याद किया कि किस तरह उस फांग ने उसे पेपर दिया था और पेपर में कितना लंबा चौड़ा उसने ये लिख कर दिया था कि मुझे लगता है मेरे अलावा किंग को कोई प्यार नहीं करता है और वो मेरे गार्जियन है, मैं हर हाल में ये चाहती हूँ कि वो खुश रहे। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि किंग 18 साल के थे जब वो फांग से मिले थे और उस टाइम किंग ने कहा था कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, लेकिन ये बात किंग को अब याद नहीं है। किंग अब पूरे 29 साल के हो गए हैं और 11 साल पहले की बात उन्हें याद नहीं है। और इसलिए किंग ये सारी बातें बहुत ऑकवर्ड तरीके से सोच रहे होते कि आखिर वो 4 ही दिन में मिली लड़की मुझसे प्यार कैसे करने लगी और मेरा बर्ताव भी उसके साथ बहुत अच्छा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पहले से जानती हो, क्योंकि उसने अपनी आखिरी विश भी यही मांगी थी कि वो किंग का चेहरा देखना चाहती है। और किंग ये सोचते हुए अंदर जा रहे होते हैं, यानी अपने कक्ष में जा रहे होते हैं, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग ने वो पेपर जो होता है वो ले लिया होता है, जिसपे फांग ने ये लिख कर दिया था कि वो किंग से प्यार करती है। और वो पेपर का टुकड़ा किंग की जेब में अभी भी होता है। और किंग की आहट सुनते ही विंग का दिल जोरों से धड़कता है। तो फाइनली आज मैं उस गंदी आत्मा को भगा कर रहूँगा। विंग जो होता है वो मन में ये सारी बातें सोचता है कि फाइनली वो दिन आ गया कि जब वो गंदी आत्मा चली जाएगी किंग की बॉडी से। अब मैं देखता हूँ कि वो अपनी गंदी चीज़ मेरे हाथों पर कैसे रखता है और मेरे हाथों से सेटिस्फाई कैसे होता है। हम देखते हैं जहाँ लानचान को ऑलरेडी उसके बारे में सब कुछ पता था कि वो आज अगर यहाँ होगी तो ज़रूर उसे ताबीज़ पहनाने की कोशिश करेगी। और हमेशा की तरह लानचान कमरे में पहुँचा था और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। जहाँ आज विंग जो होता है वो सोफे पर बैठा होता, यानी बेड की तरफ बैठा होता है। हर बार वो बाथ टब की तरफ छिपा होता है, लेकिन आज वो बेड की तरफ बैठा हुआ होता है। और लानचान उसे अंधेरे में देख लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फांग ही बैठी हुई है। लानचान ने अपने कपड़े उतारे थे, तो उतारते हुए उसने कहा था, ओ तो आज तुम ऑलरेडी रेडी हो उसके लिए। अच्छा तो ठीक है, फिर आ जाओ और मुझे सेटिस्फाई करो। इस बार लानचान ने ये भी नहीं कहा था कि आ जाओ और मुझे नहलाओ। लानचान ने इस बार डायरेक्टली कह दिया था कि आ जाओ और मुझे सेटिस्फाई करो। और विंग मन में गालियाँ देते हुए कहता है कि सेटिस्फाई करूँ, रुको मैं तुम्हें अभी सेटिस्फाई करता हूँ। और हम देखते हैं विंग लानचान के पीछे से उठा था। लानचान ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, अगेन वो बिना कपड़ों का था और वो बाथ टब में जा बैठा था। और लानचान तो बोल ही गया था कि थोड़ी देर पहले एल्डर्स के साथ उसका कितना मूड खराब था। अब उसके पास उसका खिलौना था, हालांकि वो अभी उसे खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा था। अब उसके पास लानचान का मनपसंद खिलौना था, तो वो एल्डर्स की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो तो भूल ही गया कि वो थोड़ी देर पहले बुरे मूड में कमरे के अंदर आया था।
विंग जो होता है वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए लांचान के पास पहुंचता है और वो बैठ जाता है। और लांचान ने कहा कि जैसे तुमने कल स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट कर दो, यानी लांचान के कहने का मतलब था कि मेरे सीने पर हाथ रखो। और इस बार विंग जो होता है वो लांचान के कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखता है। लांचान का मन हुआ था कि वो हंस दे, लेकिन वो हंस नहीं पाया था। लांचान मन में सोचता है या तो ये अभी गले पर अपना हाथ लेकर जाएगी या फिर मेरे हाथों को पकड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे बताया था कि मंत्र का ताबीज जो है या तो हाथ पर बंधेगा या गले पर बंधेगा। मैं श्योर हूँ इन दोनों में से ये कोई टच करेगी। हम देखते हैं वो ये सोच ही रहा होता है कि विंग ने लांचान का हाथ पकड़ा था और लांचान का हाथ पकड़ के उसने 2-4 पानी की बूंदें यानी हाथ में लेकर पानी लांचान के हाथ पर डाला था और उसके हाथ को मसलने की कोशिश की थी। लांचान का शदीद मन हुआ था कि वो जोर जोर से विंग के ऊपर हंसता। वो उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों को देख रहा था और सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो क्या करेगी, क्या वो मुझे डायरेक्ट ताबीज़ पहना देगी, उसने मन में ये सोचा था। और जहाँ विंग होता है वो ये सोच रहा होता है काश मैं बोल पाता, काश अगर आज मैं बोल पाता तो आज मैं किंग से अपनी बातें कह देता कि मैं किंग को कुछ पहनाना चाहता हूँ, लेकिन ना तो किंग का चेहरा मुझे दिखाई देता है और ना मैं किंग से कुछ बोल पाता हूँ। तो क्या मुझे डायरेक्ट हाथ में किंग की ताबीज़ पहना देनी चाहिए, उसने ये बात सोची थी। लेकिन किंग क्या मेरे हाथ से ताबीज़ पहन लेंगे, क्या वो ताबीज़ को निकाल नहीं फेंकेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं डायरेक्ट उन्हें ताबीज़ नहीं पहना सकता और आज मुझे किंग से बात करनी ही होगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, यानी विंग ये सोचता है कि मैं उन्हें ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर कर दिया है, यानी खुद के सामने खुद को उनके सामने पेश कर दिया है और जो किंग चाहेंगे मैं वही करूँगा। और ऐसे रिझाते हुए मैं उनके हाथ में ये चीज़ डाल दूँगा। हम देखते हैं विंग जो होता है वो अपना हाथ धीरे धीरे खुद ही लांचान के ऊपर फिराने लगता है, यानी उसके सीने पर अपना हाथ धीरे धीरे फिरा रहा होता है और लांचान स्माइल करता है और लांचान मन में सोचता है आखिर ये अपनी डिमांड मेरे सामने रखेगा भी तो कैसे रखेगा, क्या वो मुझे पहले खुश करना चाहता है। हम देखते हैं लांचान ने उसे इतने प्यार से करते हुए यानी उसे नहलाते हुए देखा तो लांचान ने कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ डिमांड करना चाहती हो, तुम मुँह खोल सकती हो, तुम्हारे सामने गोसू का किंग है, यानी कि तुम लांचान से कुछ भी मान सकती हो। तुम जानती हो कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर दोगी तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, तो पहले मुझे सेटिस्फाई कर दो, इसके बाद अपनी डिमांड रखो या फिर अपनी डिमांड बता दो, फिर मुझे सेटिस्फाई करो। जी अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम अपनी डिमांड बता दो और डिमांड के हिसाब से ही मैं तुमसे अपने सेटिस्फेक्शन की डिमांड करूंगा। और विंग जो होता है वो घबराता है, वो मन में सोचता है ऑलरेडी वो इतनी सारी चीज़ें मेरे हाथ में रख देता है और अब इससे ज़्यादा गंदा डिमांड वो क्या करेगा मुझसे। हम देखते हैं विंग जो होता है वो कुछ इशारे से कहता है और अंधेरे में लांचान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, यानी कि वो ये तो देख रहा होता है कि विंग उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो म्यूट हो। कभी कभी इस बात पर अफसोस होता है। लांचान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, विंग ने घूरकर उसे देखा था लेकिन लांचान को उसका चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। विंग जो होता है उसने ऑलरेडी कागज और पेन लिया हुआ था और उसे ये भी मालूम था किंग की राइट हैंड पे मोमबत्ती रखी हुई है, किंग अगर गौर करेंगे तो अगर कुछ लिख कर देगा तो किंग उसे पढ़ लेंगे। हम देखते हैं वो लिखती है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ और मैं आपको वो पहनाना चाहती हूँ। उसने ये लिखकर किंग के हाथ में वो पर्चा पकड़ाया था। किंग के भीगे हाथ थे लेकिन वो पर्चा उसने पकड़ लिया था और किंग ने उस बात को जोर से पढ़ा था कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और मैं आपको वो पहनाना चाहती हूँ। और किंग ने एक बार फिर डेविलिश स्माइल दी थी। उस स्माइल को विंग तो देख चुका था लेकिन उसने किंग का चेहरा अभी भी नहीं देखा था। और हम देखते हैं कि वो जो होता है यानी कि किंग जो होता है वो उस पर्चे को जला देता है, यानी कि वो मोमबत्ती से उस पर्चे को जला देता है और किंग जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। मुझे तो दिखाई ही नहीं दिया और आखिर तुमने क्या डिमांड की है मुझे समझ नहीं आया, क्या कोई और तरीका है जो तुम मुझे बता सकती हो। लांचान ने उसे टीच करते हुए ये कहा था। और हम देखते हैं कि विंग जो होता है उसने गुस्सा किया था, वो दिन में क्यों नहीं आता है और ऐसा करती हूँ मैं लिख कर दे दूँगी और उसे सुबह पढ़ लेगा वो, उसने ये सोचा था, यानी कि किंग सुबह पढ़ लेंगे जब किंग उठेंगे या तो मैं ज़बरदस्ती उन्हें पहना दूँगी, ऐसा करूँगी। और गाइस हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो अगेन लांचान का हाथ पकड़ता है और लांचान का हाथ अपने चेहरे के करीब ले जाता है और लांचान के हाथ पे उसने किस किया था और लांचान हैरान था। मनाने का ये तरीका तो अच्छा है, ऐसा तो बीवियाँ मनाया करती हैं लेकिन ये बीवी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मतलब मुझे ये पसंद आया, यानी कि ये तरीका मुझे पसंद आया। लांचान ने स्माइल की थी और हाथ पे किस करते हुए विंग ने उसे एक ताबीज़ पहना दिया था और लांचान का मन हुआ था कि वो उसे और चिढ़ाए लेकिन
उसने इतने प्यार से पहनाया था कि लान चान का मन ही नहीं हुआ था कि वो उस ताबीज़ को निकाल फेंके। वो विंग का दिल तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहता था और लान चान ने एक बार फिर डेवले से स्माइल दी थी। वो इतनी प्यार से अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मनाएगी तो मैं कैसे रोक पाऊँगा और मैं कैसे दिखा पाऊँगा कि मैं एक क्रूर किंग हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं आता, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। लान चान ने मना नहीं किया, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। इवन 5 मिनट तक वो कोई हरकत भी नहीं कर पाया और हम देखते हैं विंग सोचता है अब मैं क्या करूं, क्या मैं इस किंग को सेटिस्फाई करूं। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या उसे गुस्सा आया है, यानी कि वो मन में सोच रहा होता है। विंग अभी डर रहा होता है कि आखिर लान चान कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लान चान की हालत ख़राब होती, वो इतना इमोशनल था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था क्या मुझे गुस्सा दिखाना चाहिए, लेकिन वो बहुत मासूम है, उसने बहुत प्यार से मुझे पहनाया है और मैं कैसे उसका दिल तोड़ दूँ। और लान चान भी चुपचाप बैठा रहा था और दोनों के बीच ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। फिर चुप्पी को तोड़ते हुए लान चान ने खुद पहल की थी। ये क्या है, देखने में तो वेयर्ड लगता है, ऐसा लगता है तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट दिया है। मुझे तो लगा था तुम मुझसे नफरत करोगी, ऑलरेडी तुम्हें मेरे साथ वो सब काम जो करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा है अब कम से कम पता चल गया है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो और तुम भी मेरी चीज़ों को एंजॉय करती हो, और यानी कि तुम भी आनंद का अनुभूति करती हो जिस तरह मैं करता हूँ, इसलिए तुमने खुश होकर ये तोहफा दिया है। और विंग ने गाली देते हुए कहा था, गंदी आत्मा कहीं के, इंजॉय मतलब आनंद, और मैं भला ऐसी गंदी चीज़ों से आनंद कैसे कर सकता हूँ। अगर किंग होते तो उसने ये बात मन में सोची थी, यानी कि विंग के सोचने का ये मतलब था अगर किंग होते तो शायद ये संभव था कि मैं उन सब चीज़ों का आनंद ले पाता, लेकिन वो किंग नहीं, वो किसी और की आत्मा है और किसी और की आत्मा के साथ मैं गंदी हरकत तो क्या, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और विंग जो होता है वो हाथ से मना करने की कोशिश करता है, यानी कि वो सफाई देने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी इंजॉय नहीं करता है। तो लान चान उसे कोल्ड वे में कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ तो तुम चलो अपने काम पर लग जाओ और मुझे अभी सोना भी है। उससे बेहतर है कि तुम मुझे पहले से ही सेटिस्फाई कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कल जिस तरह मैंने ज़बरदस्ती की थी मैं खुद को सेटिस्फाई कर लूँगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। उसने ये कहा था गाइस। इस बार लान चान ने बाजी मान ली थी, विंग ने खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। पहले दिन था, विंग बेहोश हुआ था, लान चान ने खुद ही सारा कुछ किया था। दूसरे दिन था तो विंग होश में था, लेकिन उस दिन भी लान चान ने खुद से ही सारी चीज़ें की थी। लेकिन आज तीसरी बार था और लान चान ने अपनी स्माइल को लंबी कर दी थी जब विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। लान चान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने अपना सिर पीछे पीछे उस पे बाथटब पे टिका लिया था। और विंग मन में सोचता है ये ताबीज असर क्यों नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं विंग सोचता है कि मुझे तो लगा था ताबीज़ पहनाते हुए वो किंग के उसमें आ जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे और वो अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है और ये उल्टा सेटिस्फाई करने के लिए अभी भी कह रहा है। अगर मैंने सेटिस्फाई इसे नहीं किया तो वो अभी कुछ और कर देगा। और विंग के कांपते हाथ उसकी बॉडी पर जाते, यानी लान चान पूरी तरह उसके छुअन से पूरी तरह एक्टिव हो गया था और वो टाइट हो गया था। लान चान ने उससे कहा जोर से पकड़ो, यानी कि उसने बहुत मदहोशी भरी आवाज़ में कहा था कि जोर से पकड़ो। गाइस हम सब जानते हैं इनडायरेक्टली कि लान चान क्या पकड़ने के बारे में बोल रहा होता है। और विंग ने कांपते हुए हाथ अपने बाथटब के अंदर डाले थे और लान चान ने जब उसके छुअन को खुद के ऊपर महसूस किया था तो वो पूरी तरह पानी में चलने लगा था, यानी पानी तो ठंडा था लेकिन उसे अपनी बॉडी जलती हुई दिखाई दी थी। और वो मन में सोचता है इस तरह का सेटिस्फेक्शन और कौन दे सकता है, और किसी के हाथ इतने ज़्यादा काम के हो सकते हैं, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था। ये वाकई में बहुत आनंद देने वाला है और ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। उसने ये कहा था और उसने कहा था स्पीड, यानी कि उसके कहने का मतलब थोड़ा और स्पीड से करो। और विंग ने गाली देते हुए अपने हाथ का स्पीड बढ़ा दिया था। वो अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहा था और हाथ के मोमेंट को बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहा था। और गाइस हमेशा की तरह लगभग 20 से 25 मिनट बाद लान चान ने खुद को रिलीज़ कर दिया था और इस बार वो बाथटब के अंदर ही उसने खुद को रिलीज़ किया था। और लान चान को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस हुआ था। और इसके बाद लान चान बाथटब से निकला था और वो सामने की तरफ गया था जहाँ पानी का झरना था और उसमें वो 10 मिनट खड़ा रहा। विंग वहीं बैठा सारे मोमेंट को देख रहा था। लान चान पूरी तरह नहा चुका था और उसे बेइंतहा नींद आई थी और
लान चान विंग से इसके बाद कुछ भी नहीं बोला था। उसने अपने कपड़े पहने थे जो कि 3 लेयर के थे और वो सीधा बेड पे जा गिरा था और विंग वहीं बैठा रह गया था और वो मन में सोचता है क्या वो सेटिस्फाई होने के बाद इतना रिलीफ पाता है कि वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्या उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। विंग वहाँ से बैठा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और लान चान तो अब तक सो भी चुका था। लान चान के सोने के बाद विंग उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा था। क्या वो सो गया? विंग ने मन में ये सोचा कि क्या किंग सो गए, लेकिन इतनी जल्दी। और वो अभी भी सोच रहा था कि क्या किंग को इतना आनंद मिलता है, ये क्या वो सारी चीज़ें किंग को बहुत अच्छी लगती हैं जो किंग करने के बाद तुरंत सो जाते हैं। और विंग जो होता है वो डरते हुए धीरे धीरे लान चान की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ लान चान तो अब तक पूरी तरह सो चुका था और लान चान अपने पीठ के बल सो रहा था, यानी उसकी पीठ ऊपर थी, उसका सिर नीचे था और उसकी पीठ पूरी तरह से खुली हुई थी। उसने इस तरह के कपड़े पहने थे कि वो सरक कर काफ़ी नीचे पहुंच गए थे और लान चान की पीठ दिख रही थी। विंग ने हल्की रोशनी में उसकी खुली पीठ को देखा था और विंग ने मन में सोचा ये वही किंग है जिन्होंने कभी मेरे सिर पर अपना हाथ रखा था, जो मेरे गार्जियन बने थे। पूरे 11 साल बीत गए हैं, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। भले ही इनके शरीर में उस सोल गंदी है, यानी सोल उनकी नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये मेरे किंग की ही बॉडी है। और विंग ये सोचते हुए आगे बढ़ता है और वो वहीं पर बैठ जाता है, यानी बेड के बगल में बैठ जाता है और वो लान चान के पीठ पर अपना हाथ रखता है और वो अपनी आंख बंद करता है। लेकिन उसे भले ही जब मैं वहाँ छूता हूँ, यानी उसके लोअर पार्ट को छूता हूँ, तो भले ही उसे अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे तो अपने किंग के इस बॉडी को छूकर ही अच्छा लग रहा है, यानी कि उनके पीठ को भी छूकर मुझे आनंद महसूस हो रहा है। और जैसी फीलिंग्स लान चान के मन में आती है जब विंग उसे वहाँ छूता है, वैसी ही फीलिंग्स इस टाइम विंग को आ रही थी। लेकिन विंग उसके पीठ को छू रहा था, यानी पीठ को सहला रहा था और विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मैं कब आपको देखूँगा, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं आपको देखूँ और मेरे मरने से पहले बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपका चेहरा देखूं। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब रहें और मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। उसने ये बातें मन में सोची थी। और गाइस हम देखते हैं धीरे धीरे विंग के हाथ लान चान के सिर पे जाते हैं और वो लान चान के सिर को सहलाने लगता है। लान चान की आँख खुल गई थी, लेकिन वो कुछ भी मोमेंट नहीं कर रहा था, यानी कि वो ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो अभी सो रहा है। और लान चान मन में सोचता है कि वो मेरे साथ इतनी दयालु क्यों है और वो मेरे साथ इतने प्यार से क्यों रहती है और वो इस तरह क्यों करती है मेरे साथ। आखिर क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर वो मुझसे चाहती है तो चाहती क्या है, वो मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देती है। लान चान ये सारी बातें सोच रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ विंग जो होता है वो लान चान का सिर सहला रहा होता है और विंग के कंट्रोल से बाहर था। वो काफ़ी रो चुका था, यानी उसकी पलकें भीग चुकी थी। अपने किंग को देखने के लिए पूरे 11 साल का दर्द उसके मन में था। भले ही कहने के लिए उन्होंने कहा था वो उसके गार्जियन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोबारा वो कभी अपने किंग को देख तक नहीं पाई थी। और विंग ने उसके सर पर एक किस किया था, यानी लान चान के बालों पर अपने हाथ फिराते हुए विंग ने एक बहुत प्यारा सा किस दिया था। और लान चान के बर्दाश्त से बाहर था। उसने पलटा और उसने विंग को एक झटके से अपने नीचे कर लिया और वो विंग के बहुत करीब आ गया। लान चान को अपने ऊपर महसूस करके विंग की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और वो डरने लगा था। ये मैंने क्या कर दिया? आप कहीं गंदी आत्मा कहीं मेरे साथ कुछ और तो नहीं करने जा रही है। और लान चान जो होता है वो उसका चेहरा विंग साफ तो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि डिम लाइट थी। ऑलरेडी सिर्फ एक ही मोमबत्ती जलने का नियम था, तो उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था। लेकिन विंग महसूस कर सकता था कि लान चान यानी कि किंग अभी भी किंग का चेहरा उसके बहुत करीब है और विंग की सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। और किंग अगेन डेविलिश स्माइल करके मन में सोचता है ये कितना डरता है, वो भी किस चीज़ से, कहीं इसके साथ गंदी सोल कुछ गंदा न कर दे। और लान चान का मन हुआ था कि वो इस बात पर हंस दे, लेकिन वो हंस नहीं सकता था। उसने कोल्ड वे में विंग के ऊपर आते हुए, यानी वो अभी विंग के ऊपर था, और उसने कोल्ड अंदाज में कहा था कि परेशान करना बंद करो, मुझे अभी अभी
गहरी नींद आई थी और तुम्हारी वजह से मेरी आँख खुल गई और आइंदा दोबारा तुमने मुझे परेशान किया और इस तरह की हरकतें की मेरे सोते हुए तो तुम इसका भुगतोगी, मतलब तुम इसका खामियाजा खुद ही भुगतोगी। तुम जानती हुई हो ना कि मैं फ़िलहाल अभी तुम्हारे हैंड से ही खुद को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। सोचो अगर क्या होगा कि अगर मैंने ये डिमांड कर दी कि तुम आकर मुझे सेटिस्फाई करो तो तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, और बेहतर है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ूँ तो तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। एटलीस्ट मेरे सोते हुए तो कम से कम मेरे साथ इस तरह मत करो। और ये कहते हुए लान जान उसके बगल में लेट गया था, यानी अब वो विंग के ऊपर से उतर गया था और वो विंग के बगल में लेट गया था और उसने विंग को अपनी तरफ खींच लिया था और विंग को अपने सीने में छिपा लिया था और विंग की कमर में अपनी हाथ डाल दिया था। और लान चान ने आखिरी वर्ड सोने से पहले ये कहे कि हिलने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम अगर जरा भी हिली और मुझे लगा कि तुम हिली और मेरी नींद खराब हुई तो तुम इसका खामियाजा भुगतोगी। ऑलरेडी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। और ये कहते हुए लान चान ने अपनी आँख बंद कर ली थी। ऑल ओवर इतना था कि लान चान उसे सीने से लगाकर सोना चाहता था, लेकिन वो इसी वे में विंग को सुला सकता था जब वो विंग को डरा था। और विंग मन में सोचता है मैं अब क्या करूं, मैं फंस गया, ये बुरी आत्मा इस तरह क्यों कर रही है। कभी कभी तो लगता है इसके अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये मेरे किंग ही है, लेकिन कभी कभी इसकी हरकतें इतनी गंदी हो जाती हैं कि कोई इंसान भी ऐसी गंदी हरकतें किसी से नहीं करवाना चाहेगा। और विंग जो होता है उसके पास कोई चारा नहीं होता, बेचारे के पास चुपचाप लेटने के अलावा दूसरा रास्ता ही क्या बचा था। और विंग जो होता है मजबूरी में आधा एक घंटा बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह खुद को जगाए रखे, लेकिन वो क्या करता, ऑलरेडी वो थका हुआ था और उसने भी अपनी आंख बंद कर ली थी। और गाइस सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में पहुंचता है। लान चान ने जब आंखें खोली तो उसने विंग को उसी पोजीशन में लेटे हुए देखा था जिस पोजीशन में लान चान ने कहा था कि अगर तुम जरा भी हिली तो इसका खामियाजा तुम खुद ही भुगतोगी। और लान चान ने फिर से स्माइल पास की थी और विंग अभी भी वहीं लेटा हुआ था जहां पर लान चान ने उसे लिटाने के लिए कहा था। लान चान ने खुद को उससे अलग किया था और लान चान ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दी थी। वो शायद उसे कोल्ड लग रहा था। लान चान ने ब्लैंकेट डाली थी और वो मन में सोचता है ये प्यारी बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, यानी ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ये पागल है शायद, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करती है। और जब तक मैं पूरी बात जान नहीं लेता कि आखिर ये मेरे साथ ऐसे क्यों रहती, तब तक मैं किसी भी नतीजे पे नहीं जा सकता। और लान चान ये सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह बात लेने चला जाता है। और गाइस एक बात और थी, लान चान पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था, यानी कि वो स्माइल ज़्यादा करने लगा था। और नहलाते हुए दासियाँ भी आपस में देखकर हैरान थी कि लान चान कुछ सोचकर खुद ही स्माइल कर रहे होते हैं। और दासियों को ये बात याद आती है कि लान चान के बारे में ये अफवाह है कि उन्होंने अपनी सोल खो दी है और उनकी सोल चोरी हो गई है और उनके अंदर जो सोल है वो किसी और की है। लेकिन दासियाँ कुछ भी नहीं बोलती हैं, सबको तो यही डाउट था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था और आज पता चल ही जाएगा, क्योंकि एल्डर्स ने जांच रखी है। आज पता चल ही जाएगा कि किंग के अंदर जो सोल है वो असली सोल है या नहीं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लान चान की जो स्टेप मदर होती हैं वो लान चान के स्टेप भाई से बात कर रही होती हैं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और काले जादू का वार कभी भी खाली नहीं जाता है। भले ही लान चान की सोल चोरी ना हुई हो, भले ही उसकी सोल की कोई भी अदला बदली ना हुई हो, लेकिन मैंने एक ऐसा काला जादू किया है कि वो जैसे ही पानी में उतरेगा वो पानी काला हो जाएगा, यानी सबको वो इंडिकेट करेगा कि उसकी सोल चोरी हुई है। और हम सब जानते हैं कि जब किसी की सोल चोरी होती है तो एल्डर्स क्या नियम के अनुसार क्या करवाते हैं। गुस्सू के किसी इंसान को, यानी कि राज परिवार के किसी इंसान को किंग के लिए अपनी बलि देनी होगी। और जहां तक लान चान की इमेज इतनी खराब है, कोई उसके लिए बलि देने के लिए आगे क्यों आएगा। और अगर कोई बलि नहीं देगा तो लान चान से एल्डर्स कुछ काम करवाएंगे जिसे मैं जानती हूँ लान चान कभी नहीं मानेगा। और अगर लान चान ने वो काम नहीं किया तो उसे ताज पोसी जो है, अपनी ताज जो है वो छोड़नी पड़ेगी। और ऑल ओवर इसके बाद तुम्हारा नंबर है मेरे बेटे, यानी उसने अपने बेटे से कहा था। लान चान की स्टेप मदर ने अपने बेटे से कहा था कि तुम उसके स्टेप भाई हो, लान चान के बाद अब तुम्हारा नंबर आता है। तो अगर लान चान ने अपनी ताजपोशी छोड़ दी तो तुम्हारे अलावा कौन ऐसा है जो ताजपोशी को संभालेगा। जाहिर सी बात है राज परिवार की बागडोर तुम्हारे हाथ में आएगी और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा काला जादू का वार खाली तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। मदर ने ये सारी पट्टी अपने बेटे को पढ़ाई थी। अब हम गाइस ये बात जानते हैं कि ऑलरेडी लान चान का राज परिवार में बहुत सारे दुश्मन होते हैं और लान चान जो होता है उसे ये बात पता होती है कि उससे कोई प्यार नहीं करता। इवन उसके फादर खुद
उससे नफरत करते हैं, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है और हर कोई इंसान उसके बारे में बुरा ही सोचता है। किसी की कुछ खास राय लांचयान को लेकर नहीं थी। लोग इसलिए उसकी बात मानते थे क्योंकि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि लांचयान किंग था और इसके अलावा कोई वजह नहीं थी कि लोग उसे मानते, उसके बारे में सोचते। और गाइस हम देखते हैं कि विधि विधान पूरी हो जाती है। पूरे 11:08 पर सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे। सारे दासियां, सारे लोग, सारे आम इंसान, सारे लोग वहां इकट्ठा थे। जहां वी इंग भी मौजूद था, जाहिर सी बात थी वो खास दासी थी, उसे भी वहां मौजूद होना था। हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी एक बड़े से तालाब के चारों ओर। इतने सारे लोग घेर कर खड़े थे और सभी दुआएं कर रहे थे कि तालाब का पानी काला ना हो, ताकि किंग की सोल, सबको ये पता चल जाए कि किंग की सोल की अदला बदली ना हुई है। सब लोग अपने किंग के लिए बहुत ज़्यादा ही दुआएं कर रहे होते हैं और सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हो अगर किंग की जो सोल है वो चोरी ना हुई हो या उसकी अदला बदली ना हुई हो। और लेकिन दूसरा बोलता है लेकिन ये तो कन्फर्म है कि उनकी सोल की अदला बदली हुई है। और सेनापति ने खुद उन्हें हंसते हुए देखा था। कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। लांचयान के अंदर आए हुए बदलाव जो होते वो लोगों से एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते हैं। पिछले 11 सालों में लांचयान एक बार भी नहीं मुस्कुराया था और ये बात लोगों को खटक रही थी कि जो इंसान 11 साल से नहीं मुस्कुराया है वो कैसे मुस्कुराने लगा। जो इंसान हमेशा फोकस रखता था वो कैसे 8-8 बार सेनापति की बात को नहीं समझ पाया। ये सारी बातें उन्हें खटक रही होती हैं। और गाइस इंतजार खत्म हुआ। किंग जो होते हैं वो अपने सफ़ेद लबादे में वहाँ पहुँचते हैं। यानी लांचयान ने अभी सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, उसने अपना हेड रिबन भी लगाया हुआ था, उसके बाल काले जो लंबे थे कमर तक लहरा रहे थे। और लांचयान हमेशा कोल्ड वे में चलते हुए सामने तालाब की तरफ आ रहा था, जहाँ विंग जो होता है वो लोगों की भीड़ के पीछे खड़ा होता है। इवन वो लांचयान यानी अपने किंग को साफ साफ देख भी नहीं पा रहा होता है। आज वो क्या उम्मीद करके आया था कि उसे लांचयान का चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी, वो भीड़ में था और इतनी पीछे था कि उसे लांचयान का चेहरा तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस एक झलक देख पा रहा था कि लांचयान सामने से निकले और वो सफ़ेद लबादे में ढके हुए हैं। और वो जो विंग होता है वो मन में सोचता है वो हमेशा से सफ़ेद कपड़े ही पसंद करते हैं पहनना, और काश मुझे उनका चेहरा दिख जाए। और मैं जानता हूँ कि कोई भी सोल उनकी अदला बदली अगर हुई भी होगी तो मैंने ताबीज़ जो पहनाई थी वो ठीक हो गए होंगे अब तक, और उन्हें तालाब का पानी काला तो नहीं होना चाहिए। विंग ये सारी नर्वसनेस के साथ ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। सारे लोगों की नज़र लांचयान के ऊपर थी और लांचयान जो होता है वो तालाब के किनारे पहुँच जाता है। उसने अपना कपड़ा उतारा था, उसने अपना पहला लेयर उतारा और फिर दूसरा लेयर और तीसरा लेयर भी उतार दिया था। लांचयान अब सिर्फ नीचे कपड़े पहने हुए था और उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। लांचयान की गोरी पीठ विंग बहुत दूर से देख रहा था और विंग मन में सोचता है कि इस तरह के बेवकूफ़ी भरे नियम रखने की क्या ज़रूरत थी। हमारे किंग को यानी कि मेरे किंग को इस तरह दूसरों के सामने इस तरह खड़े होना पड़ रहा है। ऑल ओवर विंग को जेलसी हो रही थी कि उसके खूबसूरत से किंग को सब देख रहे हैं। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि जिस तरह किंग 18 साल की उम्र में खूबसूरत थे उसी तरह किंग आज भी खूबसूरत होंगे। और वो इतना जल बुन रहा था कि हज़ारों लोगों के सामने ये कौन सा बेहुदा नियम है कि मेरे किंग को अपने कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। उनकी पीठ को सब कोई देख रहा है और उनके फ्रेंड को भी सब कोई देख रहा होगा और वो ये सारी चीज़ें सोचकर जल बुन रहा होता है। जहाँ बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जा रहा होता है, लोग कुछ जोर जोर से पढ़ रहे होते हैं, एल्डर्स भी साथ में पवित्र किताबों के साथ खड़े होते हैं और वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो मंत्र खत्म होते हैं लांचयान से कहा जाता है कि किंग अब आप पानी में जा सकते हैं और आप 8 कदम जाने के बाद रुक जाना और आँख बंद करके पानी के अंदर पहली डुबकी लगाना। और लांचयान ने सेम वही चीज़ की थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां और आठवां कदम होते ही वो वहीं रुक गया था। सबकी सांसें थमी हुई थी, सब गहरी नज़रों से अपने किंग को देख रहे थे, सबकी आंखें फैली हुई थी, चेहरा पीला था, जाहिर सी बात है सब डरे हुए थे कहीं उनके किंग ये इंडिकेट न मिल जाए कि उनके किंग की सोल चोरी हो गई है। और ये खतरा भी हो सकता था गूसू के लिए और सारे बहुत डरे हुए थे, सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। किंग ने 8 कदम पर खुद को रोका। विंग को अभी भी किंग का जो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि किंग ने अपना चेहरा तो उस तरफ कर लिया था, यानी फ्रेंड की तरफ कर लिया था, लेकिन विंग अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो काफ़ी पीछे था, इतनी लोगों की भीड़ में भला वो कैसे देख पाता। और हम देखते हैं जैसे कि लांचयान की मदर जो होती हैं, यानी स्टेप मदर जो होती हैं, ऑलरेडी उन्होंने काला जादू कर लिया था। जाहिर सी बात थी तालाब का पानी काला होना ही था, क्योंकि ऑलरेडी काला जादू उस पर किया जा चुका था। तालाब के पानी के साथ साथ लांचयान पे
पे भी काले जादू का असर हो गया था और लान चान ने पहली डुबकी लगाई। एल्डर्स ने फिर से कहा दूसरी डुबकी। लान चान ने दूसरी डुबकी लगाई। एल्डर्स ने फिर से कहा तीसरी डुबकी और लान चान ने तीसरी डुबकी भी लगाई। चौथी डुबकी का नाम लेते ही लान चान ने चौथी डुबकी भी लगा ली थी, लेकिन ये आखिरी डुबकी थी और जैसे ही लान चान ने अपना चेहरा बाहर किया, पानी काला होना शुरू हो गया था और लान चान धीरे धीरे देखता रह गया था। धीरे धीरे करके पानी पूरी तरह से वाइट, पानी पूरी तरह से काला हो गया था और लान चान हैरान था, ये क्या हो गया। उसने मन में सोचा ये नहीं हो सकता, ये किसी का छलावा है या तो किसी की साजिश है। मेरी सोल चोरी नहीं हुई है और ना किसी की हिम्मत है जो मेरी सोल चुरा सकता है, भले ही वो कितनी भी बड़ी काली आत्मा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आध्यात्म शक्ति वाला क्यों ना हो, वो मेरी सोल को तो नहीं चुरा सकता है। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, कोई मेरी सोल के आसपास भी नहीं भटक सकता और ये जो कुछ भी है वो सिर्फ एक साजिश हो सकती है। मैं जानता हूँ मेरा सोल मेरे पास है। और जहाँ सारे लोग चिल्लाने लगे थे गजब हो गया, गजब हो गया, तालाब का पानी काला हो चुका है। किंग की सोल किंग के पास नहीं है, इनके पास किसी आत्मा की सोल है, किंग नहीं है। और लोग डिमांड करने लगे थे कि ये किंग नहीं हो सकते, ये किंग नहीं है और सब डरे हुए थे। एल्डर्स ने हाथ उठाया, यानी कि सबको शांत रहने का इशारा किया और सारे एकदम से चुप हो गए। विंग का दिल धड़का था, ये क्या हो गया। मैंने सोचा था कि वो किंग के ऊपर वो ताबीज का असर होगा, लेकिन किंग के ऊपर तो ताबीज का कोई असर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा और अब यहाँ क्या होगा। आखिर किंग की सोल अगर चोरी हुई है तो वो कौन इंसान है जो सोल चोरी कर सकता है। और अब ये एल्डर्स क्या फैसला लेंगे, कहीं वो किंग की ताजपोशी न छीन ले, यानी किंग की दावेदारी न छीन ले। और विंग सारी बातों को सोच रहा होता है। जहाँ एल्डर्स ने जब हाथ उठाया तो सब कुछ चुप रहने के लिए कहा था तो सब एकदम से शांत हो गए थे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि तालाब का पानी पूरी तरह से काला हो गया है, तो अब ये तय हो गया है कि लान चान यानी कि हमारे लांग वांग जी की सोल जो हो गई है वो अदला बदली हो गई है, या तो फिर किसी ने इनकी सोल को चोरी कर लिया है और इनकी बॉडी में किसी बुरी आत्मा की सोल को डाल दिया गया है। और इसके हिसाब से हम ये तय हो चुका है कि बॉडी में लान चान की बॉडी में जिसकी सोल है वो लान चान की नहीं है और लान चान अब कुछ बोल भी नहीं सकता है। तालाब का पानी कभी भी गलत नहीं बताता था। लान चान ने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बचपन से देखे हुए थे कि तालाब के पानी कैसे जांच करता है कि वो सोल सही आत्मा सही बॉडी में है या नहीं। और लान चान कुछ भी नहीं बोलता है, अगर वो कुछ भी बोलता तो किसी के ऊपर कोई भी असर करने वाला नहीं था। जाहिर सी बात थी, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लान चान चुप रहता है और वो एल्डर्स के फैसले का इंतजार करता है। लान चान मन में सोचता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार होगा और मुझे चाहिए भी नहीं किसी की बलि। दूसरी बात, मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा जो एल्डर्स मुझसे करवाना चाहेंगे। अपने सोल के बदले में मैं वैसे काम तो कभी नहीं करूँगा और मैं जानता हूँ मेरी सोल मेरे पास है तो मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात ताजपोशी की, तो मैं ताजपोशी छोड़ सकता हूँ लेकिन वो काम नहीं करूँगा। गाइस, हमें ये नहीं बताया जाता कि लान चान किस काम के बारे में सोच रहा होता है और एल्डर्स की आवाज़ तभी सुनाई देती है। आप लोग जान चुके हैं कि हमारे लांग वांग जी यानी कि जो कुल प्रमुख हैं उनकी सोल चोरी हो गई है। उनके शरीर में उनकी आत्मा नहीं है और ये किसी और की आत्मा है। और आप सब आगे के सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं कि किस तरह अगर एक किंग की सोल चोरी हो जाती है तो गुसू के राजमहल के या फिर गुसू के किसी भी मेंबर को अपने किंग के लिए अपनी बलि देनी होती है। तो यहाँ कौन ऐसा है जो किंग के ठीक होने के लिए अपनी बलि देगा। और हम देखते हैं कि एल्डर्स कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा है तो हाथ उठाए और हम देखते हैं सबकी नज़रें नीचे झुक जाती हैं। कौन देता किंग के लिए अपनी जान। जाहिर सी बात थी, कोई लान चान के लिए इतना तो महसूस नहीं करता था कि वो लान चान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। और लान चान जानता था कि कोई ऐसा नहीं है जो उसके लिए आगे आता। लान चान ने स्माइल की थी और मन में सोचा था, खोखले लोग, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए। सारे फेक लोग हैं, सामने जाओ तो किंग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी नहीं बोलते हैं। और वैसे भी मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, लेकिन वक्त ही बता देता है कि कौन किसे कितना मानता है। ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि मैं इतना प्यारा तो नहीं हूँ कि लोग मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएँ। और वैसे भी लोग मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं। लान चान ने मन में सोचा था और आज तो ये साबित हो गया कि मैं वाकई में इनका पसंदीदा किंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये सोचते हैं कि एल्डर्स कहते हैं कि आप लोगों के पास 10 तक का टाइम है, यानी 10 गिनने तक का टाइम है। क्या कोई ऐसा नहीं है जो किंग से अपनी वफादारी दिखा सके या किंग के लिए अपनी जान दे सके। और हम देखते हैं एल्डर्स गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 यानी कि एल्डर्स ने 9 तक गिन दिया था और बारी अब 10वें की आई थी 10 यानी कि एल्डर्स ने 10वां बोल दिया था, लेकिन 10 उनकी सांस पूरी भी नहीं होती कि किसी ने पीछे साइड से हाथ उठाया था और सबने चौंक कर देखा। लोगों में हड़बड़ी मच गई थी कि ये क्या हो गया और कौन ऐसा हो गया गुस्सों में जो किंग के लिए अपनी जान देना चाहता हो। और हम देखते हैं कि सारे लोग जो होते हैं वो उधर मुड़ जाते हैं। पीछे से किसी इंसान ने अपना हाथ उठाया था और अपना हाथ उसने उठाया था यानी किंग के लिए उसने अपना हाथ उठाया था। भीड़ में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये तय हो गया था कि कोई किंग के लिए अपनी बलि देने जा रहा था और वो उसने अपना राइट हैंड उठाया था यानी किसी लेडी ने ये हाथ उठाया था और वो राइट हैंड उठाया था। काफ़ी दूर से लान चान ने वो हाथ देखा था, उसने अपने दिल को पकड़ लिया था यानी लान चान ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। वो वही हाथ था जिस हाथ में लान चान ने अपने कपड़े का टुकड़ा बांधा था यानी लान चान ने अपने कपड़े को फाड़कर उसने फांग के हाथ में अपने यानी विंग के हाथ में अपने उस कपड़े का टुकड़ा वो बांध दिया था ताकि सही पहचान हो सके और उसे कोई रोक टोक ना सके। लान चान ने दूर से वो कपड़े का चिट देखा था और लान चान ने दिल पर हाथ रख लिया था। ये वही पागल लड़की है, ये मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। मैं तो भूल ही गया था कि इस महल में कोई ऐसा है, कोई इतना प्यारा है जो मेरे लिए जान दे सकता है। ये उसी के हाथ हैं और मैं दूर से भी उसके हाथ को पहचान सकता हूँ। भले ही उसके हाथ में मेरे कपड़े का टुकड़ा ना बंधा होता फिर भी मैं उसे पहचान जाता। हाँ, ये उसी पागल लड़की का हाथ है। वो इतनी दूर से हाथ उसके चमक रहे हैं कि मैं यहाँ से उसके हाथ को देख सकता हूँ। लान चान ने शदीद स्माइल की थी और एल्डर्स ने अब हैरानी से लान चान की तरफ देखा। बाकी लोगों ने मुड़कर लान चान की तरफ देखा। वो स्माइल कर रहा था और लान चान ने इस बार खुलकर स्माइल की थी यानी कि वो पूरी तरह से खुलकर हंस रहा था और सारे लोग जो होते हैं वो लान चान को हैरानी से देखने लगते हैं और एल्डर्स की अभी नज़र उस हाथ पर होती है। सारे लोगों ने रास्ता साफ कर दिया था यानी गाइस सब लोग घेर कर खड़े थे। उन्होंने एक लंबा रास्ता बना दिया था विंग की तरफ से लान चान यानी तालाब तक जाने तक का रास्ता जहाँ विंग को अपनी बलि देनी थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है उसने अपना हाथ खड़ा किया होता है, उसका सिर तो नीचे होता है, उसने आँख बंद की हुई होती है यानी कि वो इतना नर्वस था कि उसने हाथ उठाते हुए अपनी आंख बंद कर ली थी। और जब उसने आंख खोला तो लोगों ने रास्ता छोड़ दिया था आगे जाने के लिए और विंग खुश था और वो मन में सोचता है मुझे मेरे किंग के लिए जान देनी पड़ती तो मैं खुशी खुशी दे देता और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं उस इंसान के लिए जान देने जा रहा हूँ जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और गाइस ये सोचते ही जैसे ही विंग ने अपनी नज़रें सीधे की तो पूरा रास्ता साफ था। उसने उसकी नज़रें रास्ते पर होते हुए तालाब तक पहुँची और तालाब के सामने खड़ा वो इंसान पर नज़र विंग की पहुंची। विंग का दिल धड़का था। वो वही इंसान था जिसे विंग 11 सालों से देखना चाहता था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लान चान था। लेकिन लान चान का चेहरा देखकर विंग की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और पहला सवाल उसने यही किया था, ये तो वही इंसान है जो कल मुझे बाजार में मिला था, जो तंत्र विद्या बेच रहा था। क्या ये किंग है? और किंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। किंग जैसे थे वैसे भी आज भी है, ज़रा भी बदलाव नहीं हुआ है। और हाँ, ये माना कि जब 18 साल के थे तो थोड़ा चेंज थे, लेकिन अभी उतने ही खूबसूरत और उतना ही तेज उनके चेहरे पर है। वो उतना ही चमक रहे हैं। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि आसपास के लोग देख रहे थे और वो सब आपस में बात कर रहे थे कि वो लेडी कितनी खूबसूरत है। वो लेडी क्या किंग की प्रेमिका है? क्या वो दासी है? क्या वो किंग को प्यार करती है? क्या वो किंग की प्रेमिका है? सारी आपस में सारे लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं। किसी को विंग की असली पहचान तो नहीं पता है। विंग के लंबे बाल अभी भी लहरा रहे होते हैं। विंग ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं जिस पर रेड कलर से लाइन बनी हुई होती है और वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन था। और विंग जो होता है वो अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर बांधे हुए धीरे धीरे कदमों से चल रहा होता है। उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झुकाई थी और वो पूरी तरह से और वो पूरी तरह से लान चान को घूर कर देख रहा था। उसने मन में कहा, तो मेरी आज ही आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने किंग का चेहरा देख लिया। और अगर मुझे भी तलवार दे दे तो मैं भी खुद को मार लूँगा। मुझे मरने में अब कोई हर्ज नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे मरने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरे किंग यानी कि मेरे किंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो जितने हैंडसम थे वो उतने आज ही हैं। आज भी उनका चेहरा मेरे लिए उतना ही असरदार है कि मेरे दिल की धड़कनें अभी भी बढ़ रही हैं और शायद लोगों को वो सुनाई भी दे रही हूँ। और
विंग इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और लान चान उसे बहुत कोल्ड और बहुत भूखी नज़रों से देख रहा होता है। ये मज़ेदार है, लान चान ने खुद से कहा था, ये मज़ेदार है। उसे इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि विंग उसके लिए जान देने जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। और लान चान ने कोल्ड स्माइल पास की थी, यानी उसने स्माइल की थी और वो सोचा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये पागल लड़की इतना कुछ कर गुजरने को तैयार होगी, लेकिन क्यों? ये सवाल उसने खुद से किया था, लेकिन क्यों? और तब तक विंग जो होता है वो तालाब के पास एल्डर्स के पास तक पहुंच गया होता है। तुम कौन हो? एल्डर्स ने सवाल किया था। सेनापति ने जवाब दिया है कि ये नई दासी है। ये कहाँ रहती है? एल्डर्स ने सवाल किया था। सेनापति ने कहा कि ये जो है वो दासी है और ये गुस्सू में ही रहती है और किंग ने उन्हें अपनी पर्सनल दासी में रखा है और वो वो काफ़ी दिन से किंग के साथ ही रह रही होती हैं। और एल्डर्स ने घूरकर किंग को देखा था। एल्डर्स ने भी यही सोचा कि इतना कोल्ड जो औरतों को नहीं पसंद करता था, जो लड़का कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था, इवन जो शादी भी नहीं करना चाहता था, वो एक दासी को अपने कमरे में रख रहा है। इसका मतलब उसकी पक्का आत्मा ही बदली हुई थी या फिर उसकी सोल चोरी हुई थी, वरना किंग ऐसी हरकत तो कभी नहीं करते। एल्डर्स ने घूरकर लान चान को देखा था। लान चान को किसकी फिक्र थी? यहाँ तक कि पूरे गुस्सू के लोग उसे देख रहे थे। वो तो अपनी उस पागल सी लड़की को देख रहा था, जो लड़की उसके लिए जान देने के लिए आगे आई थी। पूरे हजारों लोगों के बीच वो शायद भाग्यशाली था कि एक प्यारी सी लड़की उसके लिए जान देने जा रही थी। लान चान का सोचना तो यही था। हालांकि हम जानते हैं कि वो प्यारी सी लड़की एक प्यारा सा लड़का है, यानी कि वो हमारा विंग है। और गाइस हम देखते हैं एल्डर्स उससे कहते हैं पानी में उतर जाओ और 8 कदम तुम भी चलो और लान चान के पास जाओ। विंग ने वही किया था, यानी कि वो पानी के अंदर उतरा था और वो पहला कदम, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां, आठवां ऐसे करते हुए वो लान चान के करीब पहुंच गया था और सारे आदमियों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। क्या अब किंग की प्रेमिका को मार दिया जाएगा? क्या उसकी बलि दे दी जाएगी? क्या वाकई उसे मार दिया जाएगा? सारे लोग यही सारी बातें आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं, जिसे लान चान साफ साफ सुन सकता था कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, जिसे विंग भी सुन सकता था। और विंग जो होता है वो अभी भी लान चान को देख रहा होता है। विंग बहुत सारी बातें कहना चाह रहा होता है। किंग, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर आज मैं मर भी जाऊँ तो मुझे गम नहीं होगा। और किंग, आपको भी रिग्रेट मत करना कि मैंने आपके लिए जान दी है। मैंने इसलिए जान दी है क्योंकि अब मैं आपको प्यार करता हूँ और अगर अपने प्यार के लिए जान देना पड़े तो शायद वो भी भाग्य की बात होगी। ये सारी बातें जो हमारा विंग होता है वो मन में सोच रहा होता है। और जहाँ लान चान जो होता है वो फुसफुसाते हुए उससे कहता है, तो आज रात मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने अपना हाथ खड़ा करके मेरे दिल को और ज़्यादा ही उत्तेजित कर दिया है और इस बार तो तुम्हारे साथ सब कुछ होने वाला है। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है, ये गंदी सोल कब हमारे किंग के शरीर से जाएगी? तुम रुको, अभी मेरी बलि चढ़ने दो, फिर मैं देखता हूँ कि ये सोल कितनी देर मेरे किंग की बॉडी में रहेगी। भले ही मैं मर जाऊँगा, लेकिन इस सोल को कम से कम अपने किंग के इस पवित्र बॉडी में तो नहीं रहने दूंगा, गंदी सोल कहीं का। और ये बातें विंग मन में बड़बड़ा रहा होता है। लान चान ने कुल स्माइल पास की थी और गाइस पहली बार हमारे इनोसेंस से विंग ने अपने किंग यानी अपने किंग की स्माइल देखी थी। विंग जो होता है वो भूल ही गया था कि वो भी अभी क्या सोच रहा था। विंग उसे हंसता देखता है तो वो खुद भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है, यानी विंग ने हंस दिया था जोर से और लान चान उसे हंसते हुए देखकर खुद की स्माइल उसकी सिकुड़ गई थी। वो हैरान हो गया था। वो प्यारी सी लड़की इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि लान चान सब कुछ भूल गया था और बाहर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। कभी किंग मुस्कुराते तो कभी वो जो होता है फांग जो होती वो मुस्कुरा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई रास लीला चल रही है? एल्डर्स ने गुस्से में कहा था, क्या यहाँ कोई रासलीला चल रही है? और उन्होंने किंग को डांटा था कि अगर वो तुम्हारी प्रेमिका है तो अपने इस प्रेम रासलीला को अपने कक्ष के अंदर तक ही रखो, बाहर दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लान चान ने कोल्ड वे में कहा था, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एल्डर्स कुछ भी फैसला ले लें और आपको कोई हक नहीं है मेरे पर्सनल मामले में इस तरह बोलने का। भूलिए मत कि मैं गुस्सू का किंग हूँ, मैं यहाँ का कुल प्रमुख हूँ। और लान चान ने इस बार कोल्ड वे में कहा था। एल्डर्स को चुप होना ही पड़ा था और हम देखते हैं एल्डर्स कहते हैं कि तो उसकी बलि देने की प्रक्रिया पूरी की जाए। और हम देखते हैं जहाँ लान चान पूरे मूड में आ जाता है और उसने विंग को कमर से पकड़ लिया था, अपनी तरफ खींच लिया था। एल्डर्स के होश उड़ गए थे। ये सबके सामने क्या करने जा रहा है और ये गंदी सोल उसके शरीर से कब निकलेगा? अब सबके दिमाग में ये फिट हो गया था कि उसकी बॉडी में जो सोल है वो कोई अच्छी सोल नहीं बल्कि गंदी सोल, इसलिए वो इतनी वेड हरकतें कर रहा है।
लांचान ने एल्डर्स की तरफ कोल्ड नज़रों से देखा था और वो कोल्ड वे में बोलता है, जहाँ तक मुझे गुसु के नियम पता है उस हिसाब से अगर किसी किंग की सोल चोरी हुई है और अगर कोई इंसान अपने किंग को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए आगे आता है तो उस इंसान के पास 15 दिन का टाइम होता है, यानी कि वो इंसान अपने 15 दिन की ज़िंदगी मांग सकता है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग फांग को 15 दिन की ज़िंदगी दें और इसके बाद आप लोगों को जो इसके साथ करना है कर लो। फिलहाल नियम यही है, तो किंग ऐसे डिमांड कर सकता है और आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं एल्डर्स जो होते हैं वो घूर कर उसे देखते हैं, यानी लांचान को देखते हैं, लेकिन नियम के अनुसार एल्डर्स कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये बात तो सच थी कि वो 15 दिन का टाइम तो दे ही सकते थे। और हम देखते हैं एल्डर्स को उसका फैसला मानना ही पड़ता है और लांचान फुसफुसाकर फांग से कहता है, यानी कि हमारे वीइंग से कहता है, 15 दिन काफ़ी होंगे ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए? उसने ये ऐसे पूछा था और तुम जिम्मेदार हो इसकी कि मेरा शदीद मन हो रहा है, यानी तुमने मुझे उत्तेजित किया है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा म्यूट गर्ल। उसने ये कहा था, यानी म्यूट लड़की, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पागल कहीं की। और लांचान ने पागल उसे कहा था और वीइंग हैरानी से उसे देखता है, ये कितना गंदा सोल है और ये किस घटिया इंसान का सोल हमारे किंग के अंदर आ गया। वो मरने की कगार पर है, यानी कि उसकी बॉडी उसके पास नहीं है लेकिन फिर भी वो इस तरह की घटिया बातें कर सकता है। और लांचान मन में सोच रहा होता है कि आखिर किसने काला जादू किया होगा, किसने इस पानी को काला किया होगा। मैं जानता हूँ मेरी सोल बदली नहीं है और मैं ये बात को बहुत भली भांति जानता हूँ कि भले ही किसी की साजिश है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन सब के पीछे फांग को क्यों मिक्स करेगा, यानी कि वो कुछ और ही सोच रहा होता है, यानी कि लांचान के दिमाग में कुछ और बात चल रही होती है। एल्डर्स को मानना ही पड़ता है और एल्डर्स जो होते हैं वो लांचान से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि तुम इस तरह अपनी इमेज खराब करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लांचान ने फिर से जवाब दिया था, ये तालाब खाली कर दिया जाए, यानी कि उसने कहा था, उसने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और ये एरिया खाली कर दिया जाए। ये एरिया सिर्फ और सिर्फ किंग का है और अब अगर बातें पूरी हो गई हो, नियम को पूरा कर लिया गया हो, तो मेरा हुक्म है कि सारे लोग यहाँ से जा सकते हैं। और ये हुक्म देते ही भला किंग का आर्डर हुआ था, अब वहाँ रुकने की हिम्मत भला कौन कर सकता था। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुनते ही सारे गुस्सू के जितने भी लोग थे एक एक करके वहाँ से जाने लगे थे और एल्डर्स जो होते हैं वो तो लांचान का मुँह ताकते रह जाते हैं। और लांचान का हाथ अभी भी वीइंग की कमर में था और वीइंग जो होता है पानी उसके कमर से ऊपर था, यानी वीइंग ऊपर तक भीगा हुआ था, हालांकि उसका सीना अभी नहीं भीगा था लेकिन वीइंग काफ़ी भीग चुका था और लांचान तो ऑलरेडी भीगा था क्योंकि उसने डुबकी लगाई थी और वो भी भीगा हुआ था। एल्डर्स ने घूर कर लांचान के हाथ को देखा जो वीइंग की कमर में था और जब लांचान ने देखा कि एल्डर्स उसे घूर रहे हैं तो जहाँ तक वो क्रूर राजा के नाम से जाना जाता था उसने और वीइंग को अपने करीब खींच लिया था और एल्डर्स इस बात पर और ज़्यादा चिढ़े थे। एल्डर्स ने वहां जाने में ही अपनी बेहतरी समझी, वहां रुककर एल्डर्स अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। एल्डर्स वहां से चले गए थे लेकिन वो स्टेप मदर जो लांचान की थी वो अभी भी लांचान को घूर रही थी और उसका स्टेप भाई भी अभी भी वहीं खड़ा था। लांचान की नज़रें उनसे मिली और इसके बाद जैसे ही लांचान ने उन्हें देखा वो लोग मुड़ गए थे, लेकिन लांचान ने कोल्ड स्माइल की थी। ओह, तो ये बात थी, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। लांचान बड़बड़ाया था और वीइंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है। वीइंग सोचता है ये किस बारे में बात कर रहा है, तो लांचान जो होता है उसे अपने हाथ अपने करीब करता है और लांचान की सांसें वीइंग के चेहरे से टकरा रही होती हैं। मिस पागल, उसने ये कहा था, तो मिस पागल आपको भी यही लगता है कि मेरी सोल चोरी हुई है और आप मुझे ठीक करने के लिए अपनी जान देने जा रही थी, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? क्या मैं जो रात में एक्टिविटी करता हूँ, क्या मेरा इस तरह का सेटिस्फाई होना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो आप मुझसे प्यार करने लगी हैं और आप मेरे लिए अपनी जान देने जा रही हैं? क्या यही बात है? लांचान ने टीज करते हुए से सवाल किया था। लांचान को नहीं पता था कि वो इतनी रोमांटिक बातें भी कर सकता है। गाइस, सारे लोग तो ऑलरेडी जा चुके थे, वहाँ कोई भी नहीं था। पूरे तालाब के बीचों बीच लांचान खड़ा था और उसने कमर से वीइंग को पकड़ा हुआ था और उसने एक सवाल किया था और उसने कहा था, दो जवाब, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो जो मेरे लिए अपनी जान देने जा रही हो, या वो रात के सीन तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इसकी वजह से तुम मुझे हर हाल में बचाना चाहती हो? और इसका नाम सुनते ही वीइंग ने उसे धक्का देना चाहा था, यानी वीइंग को उसे गुस्सा आया था। वो इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद कैसे कह सकता है कि वो
वो उसे पसंद आएगा। उसे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस तरह की गंदी हरकत किसी को भी पसंद नहीं आएगी। विंग नर्वस था लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि वो म्यूट था और लांचान जो होता है वो स्माइल करता है। मैं तो भूल ही गया कि तुम म्यूट हो। सोचो अगर मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यानी कि अपने उस बेड पर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हारी पसलियाँ हड्डी पसलियाँ एक कर दी और तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा दर्द दिया, तो तुम चीख भी नहीं पाओगे। और सोचो अगर कोई इंसान चीख नहीं पाता है, कोई लड़की चीख नहीं पाती है, तो उसके साथ करने का मज़ा और ही ज़्यादा आता है। यानी कि उसने सिर्फ करने का मज़ा आता है ये कहा था, क्या करने का ये तो नाम पूरा नहीं लिया था, लेकिन हम और हमारे साथ विंग भी पूरी तरह से समझ गया है कि लांचान किस बारे में बात कर रहा है। विंग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी लेकिन लांचान की पकड़ से वो खुद को एक बार फिर आज़ाद नहीं कर पाया था। लांचान ने उसे और कसते हुए कहा, ना कामयाब कोशिश मत करो और तुम खुद को मुझसे आज़ाद नहीं कर सकती, 15 दिन से पहले तो नहीं कर सकती और मुझे लगता है 15 दिन काफ़ी है तुमसे मन भरने के लिए। और हम देखते हैं विंग उसे हैरानी से देख रहा होता है। वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है और उसकी आत्मा कितनी गंदी हो सकती है। वो सिर्फ अपना मन भरने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। इसका मतलब वो 15 दिन सिर्फ मेरे से अपना मन भरेगा, यानी मैं उसके मन भरने के लिए हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लांचान जो होता है वो विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। विंग उसको छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता है। गाइस वो चीख भी नहीं पाता है लेकिन वो फूट फूट कर रो जरूर रहा था। लांचान को के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो उसे ले जाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है और गोद में उठाए हुए जब लांचान चल रहा होता है तो वो विंग को रोते हुए देखता है और वो कहता है, तुम्हें पता है मुझे सब यहाँ क्यों कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर आंसुओं का कभी असर नहीं होता है। ट्रस्ट मी, मुझे मतलब मेरे ऊपर यकीन करो, मेरे ऊपर अभी भी तुम्हारे आंसुओं का कोई भी असर नहीं हो रहा है और तुम अगर ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा और 15 दिन तुमसे खेलूंगा भी नहीं, तो ये तुम्हारी गलती है। ये 15 दिन मैंने तुम्हारे लिए इसलिए ही मांगे हैं ताकि मैं तुमसे अपना दिल भर सकूं। और ये कहते हुए लांचान अपने कमरे में पहुंच गया था। उसने विंग को अपने पलंग पर पटक दिया था, यानी अपने बेड पर पटक दिया था और विंग के ऊपर आ गया था और उसने विंग का हाथ पकड़ा था और एक बार फिर लांचान ने ये कहा था कि अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना बंद करो और आइंदा से महल के बाहर मत निकलना। यानी कि लांचान उसे याद दिला रहा था कि विंग किस तरह से उसके लिए वो ताबीज़ लेने गया था और उसकी मुलाकात लांचान से हुई थी। इसलिए लांचान उसे धमकाते हुए कहता है कि अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें बंद करो और इस तरह यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे कपड़े का चिट अपने हाथ में बांध कर सब कुछ कर सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तो ये तुम्हारी गलती है। भूलो मत, तुम्हारे हाथ में ये चिट मैंने बांधी है और मैं ये हक तुमसे कभी भी छीन सकता हूँ और आइंदा से अगर मेरी इजाज़त के बिना तुम बाहर गई तो तुम्हारी जान मैं ले लूँगा और जान लेने से बेहतर मैं उससे कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो ये 15 दिन जो आने वाले हैं चुपचाप रहो और ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। और लांचान आगे कहता है, मिस पागल, और ये मत समझो लड़की की मेरे अंदर किसी और की सोल आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी के अंदर किसी की सोल आती है तो उस इंसान को ऑलरेडी पता होता है कि उसकी सोल चेंज हो गई है या उसकी सोल छीनी गई है, लेकिन तुम मुझे देखकर कह सकती हो क्या कि मेरी सोल छीनी गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा यकीन करो मेरी सोल नहीं छीनी गई है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं वैसा किंग हूँ जो आंसुओं से पिघल जाता है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुम्हारा फ़ायदा उतना ही उठाऊंगा जितना मैं अब तक उठाता आ रहा हूँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे अंदर किसी गंदी आत्मा का वास है तो तुम ये भूल जाओ, क्योंकि मैं खुद ही गंदा हूँ और तुम्हारे साथ गंदा काम करना मुझे बहुत पसंद आता है। लांचान ने उसे टीस किया था, एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस पागल और म्यूट सी लड़की को टीस करते हुए। और लांचान ने एक बार फिर अपनी डिमांड की थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो डरी हुई नज़रों से लांचान को देख रहा था। और हम देखते विंग जो होता है वो लांचान से जो होता है मतलब लांचान को डरी हुई नज़रों से देख रहा होता है। विंग की आंखों में आंसू थे और लांचान को उस पर इतना प्यार आया था कि लांचान का मन हुआ था कि वो एक बार फिर उससे खुद को सेटिस्फाई करे। और लांचान ने एक बार फिर अपनी डिमांड विंग के सामने रख दी थी। उसने कहा था, फांग मुझे सेटिस्फाई करो अपने हाथों से। एक बार फिर उसने सेम ही बात कही थी, लेकिन इस बार लांचान के कहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उसने विंग से बहुत प्यार से ये सारी डिमांड की थी और विंग की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। तो
तो उसकी आत्मा चोरी नहीं हुई है, उसकी सोल चोरी नहीं हुई है। वो किंग बदल गए हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा रूड हैं और वो पहले वाले किंग तो बिल्कुल भी नहीं रहे और सच में उनकी आत्मा चोरी नहीं हुई। मैं खुद को बेवकूफ़ समझ रहा था और वो सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहते हैं, मेरे साथ अपना दिल भरना चाहते हैं। मैं किंग के लिए सिर्फ दिल भरने का एक जरिया हूँ, क्योंकि शायद कुछ बातें किंग को पसंद आती होंगी और वो इसी तरह सबके साथ करते हैं। यहाँ के सारे लोग बोलते हैं कि जो लड़की किंग की दासी बनती है उसका किंग बहुत बुरा हाल करते हैं। तो ये वाकई सच है कि इनकी आत्मा चोरी नहीं हुई है। इसका मतलब मैं धोखे में था और ये किंग ही बदल चुके हैं। उसने ये कहा था, उसने ये सोचा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और लान चान ने उसका हाथ मरोड़ा था। मैंने कहा ना, मेरे सामने रोना बंद करो, और लान चान ने उसका हाथ पकड़ा था और अगेन लान चान ने वो किया था जो वो हर रोज़ रात को करता था। फ़र्क इतना था कि वो रोज़ रात को करता था, आज वो दिन में कर रहा था। और उसने विंग का हाथ पकड़ा और अपने लोअर पार्ट पे रख दिया था और लान चान ने अपनी आंखें बंद की थी और मदहोशी भरी आवाज़ में कहा था कि मुझे सेटिस्फाई करो। उसने गुस्से में ये बात कहा था। अभी लान चान जो होता है वो विंग के ऊपर होता है और विंग जो होता है वो लान चान के नीचे होता है और विंग जो होता है, लान चान ने उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर रखवाया था और उसे एक बार फिर वही डिमांड की थी, मुझे सेटिस्फाई करो। लेकिन विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसे इस बात का दर्द नहीं था कि किंग उससे ये सब करवा रहे थे। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वो किंग नहीं थे जो 18 साल पहले हुआ करते थे। वो बिल्कुल भी वो किंग नहीं थे और लान चान उसे एक बार फिर धमकी देता है। मैंने कहा ना, अगर तुमने एक आंसू और गिराया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। और उसने उसके हाथ को प्रेस करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे सेटिस्फाई करो। और गाइस प्लीज़, मैं इस एपिसोड को यहीं रोकती हूँ। मेरी ज़ुबान भी अब रुकने लगी है और मेरा रिदम बहुत ज़्यादा टूट रहा है। और कल के लिए रेडी रहिएगा, मैं कितना धमाकेदार इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊंगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैंने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 2, यानी 2:04 हो गए हैं और मेरे बैकग्राउंड में इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। एक्चुअली मेरा घर यानी रूम, इंडिया में मेरा रूम जहाँ है, जिस लोकेशन पे मैं फ़िलहाल हूँ अपनी इंडियन फैमिली को छोड़कर, तो वहाँ पास ही में हाईवे है और मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल पास ही में है और रेलवे स्टेशन भी पास ही में है, साथ ही साथ बस स्टेशन भी पास ही में है। इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, यानी इतना सारा नॉइस और शोर होता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं इसलिए नया लोकेशन सर्च कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना सेटअप वहाँ कर लूँगी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती रहूँगी और अपनी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। एंड गाइस, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा और आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही मिलती हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ और प्लीज़ बने रहिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी बनाए रखिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। और मैंने यहाँ रहकर यही सीखा है कि लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार लेते हैं और इसीलिए यहाँ का कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बुरा बोलना आसान होता है, हमेशा मैं कहूँगी कि बुरा बोलना आसान होता है, लेकिन किसी के लिए अच्छा बोलना बहुत कम लोग ही कर पाते हैं और आप लोग उनमें से एक हैं। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो आप लोग मेरे पास हैं। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड गुड नाइट।